संकल्प सोमानी, जिनको संकल्प भैया ये नाम ज़्यादा फेमस है लासूर एरिया में, बिकॉज हिज एज इज़ रनिंग जस्ट 22 कंप्लीटेड 23 रनिंग। एंड जो मैंने देखा है, मैं उनके घर पे भी काफ़ी बार गया, तो पूरी फैमिली कमिटेड है। उनकी मदर, उनके पिताजी तो सोशल वर्क का उनका पैशन है, रेलवे के लिए बहुत काम करते हो, और शायद वही इनहेरिटेड जीन्स इनको मोटिवेट करते हैं। कोविड पीरियड में आईआईटी जोधपुर में नंबर लगा था, आई थिंक ऑनलाइन 1 साल किया, दूसरे साल जब ऑफलाइन शुरू होने की बात आई तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और गिव अप कर दिया कि छोड़ो, मुझे नहीं करना है, अभी बच्चों के साथ ही मैं बिजी हूँ। और जो उनका तरीका है सिखाने का वो बहुत सिंपल है। खुद भी उन्होंने अभी जब अपनी पूरी जर्नी बताई तब पता चला कि एक होता है बचपन से ही बहुत होशियार है, ऐसी कहानी नहीं है। जो उन्होंने बोला कि 9th में मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, माँ बाप ने बहुत डांटा, स्कूल में बहुत शैतान था, और 9th में जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर उन्होंने किया। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट है, और आज लासूर गांव में एक, पता नहीं आने वाले समय में एक नेशनल मैप पे आ जाएगा ये गांव, बिकॉज ऑफ हिज वर्क। क्योंकि अभी शायद कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां इनका स्टूडेंट नहीं पहुंच रहा है। आईआईटी पहुंच गया, एनडीए पहुंच गया, आईएएस भी बन जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि वो ब्राइट कर रहे हैं। पहली से लेके 12वीं तक के बच्चे उनके साथ घर समझ के जुड़ गए, और उनका खुद का कोई टाइम नहीं है। सवेरे 6 से रात में 11 बजे तक बच्चों के साथ ही पूरा परिवार। और उनका आग्रह रहता है कि आप छुट्टी के दिन ऑफलाइन बच्चों को भेजो। हम भी अपने बेटे को कोशिश करते हैं, भेजते रहते हैं। कल भी शायद ऑफलाइन है तो कल भेजेंगे। तो ऐसा एक उम्र में हमसे कम, लेकिन टैलेंट की जब बात आती है या अनुभव की बात आती है, उसमें उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। आजकल एक बहुत फेमस लड़का है, जीनियस टाइप, कोई आईक्यू लेवल बहुत हाई, शायद उसकी उम्र 15 ही है शायद, और वो दुनिया को लेक्चर दे रहा है। तो उम्र कुछ नहीं मायने रखती है। आज हम संकल्प भैया से जो सीखेंगे वो ये है कि वो होमी बाबा स्कॉलरशिप या सीवी रमन, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वगैरह के रिजल्ट इनके बहुत आउटस्टैंडिंग है, और बच्चों के साथ वो पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो जी रहे। तो फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमने भी करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी सक्सेस पा सके, और हमारे टीचर्स भी उस लाइन पे काम करें। क्योंकि नॉर्मल स्कूलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग चीज़ थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अभी जब थोड़े बहुत आंकड़े वो बता रहे थे, हम भी बैठे हुए थे, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एनडीए हो या आगे चल के यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, या अभी जो स्कॉलरशिप और ये सब फाउंडेशन लेवल एग्जाम्स, आजकल इनका वैल्यू बढ़ रहा है। हमारे टाइम पे बचपन में एग्जाम भी नहीं पता थे, लेकिन इनकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम इनको पकड़ नहीं पाए तो हमारी स्कूल का भविष्य, हम सोच सकते हैं कैसे टिकेंगे कंपटीशन में। तो हमें भी उस राह पे चलना है। उसी मकसद से मैं संकल्प जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस तरीके से सक्सेस के नज़दीक पहुंच गए, और बहुत ज़्यादा अभी आपको नाम कमाना है, हमारी तो शुभकामनाएं है कि आप बहुत, मतलब महाराष्ट्र लेवल पे कोई पुरस्कार मिलेगा बहुत जल्दी, नेशनल लेवल पे मिलेगा, मुझे जो दिख रहा है। क्योंकि आपका काम बहुत महान है, सेल्फलेस है, जो कर रहे हैं वो बहुत। मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके घर पे एक बार विजिट करिए, माहौल देखिए, बहुत ही अलग लेवल पे उनका काम चल रहा है। तो बिना टाइम गवाते हुए आपको ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो जर्नी है, सक्सेस कैसे ला सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा बहुत यही है। ठीक है, ओवर टू यू। एक ब्रीफ जर्नी से शुरुआत करता हूँ, ताकि आप सभी टीचर्स के साथ में और मुझ में एक वेवलेंथ बने, आप जान पाओ कि मेरी जर्नी क्या रही है। ब्रीफ में सर ने मुझे आप सभी के बारे में ब्रीफ किया है, और शॉर्ट में बताता हूँ। मैं 8वीं तक, मैं 1st से 10th स्टैंडर्ड तक महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, मेजर जी के गुगे जो रिटायर्ड जनरल मेजर थे उनके स्कूल में। और मतलब तब तो स्कूल हमारी जो थी वो पूरी स्टेट बोर्ड थी। हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में वो सीबीएसई स्कूल बनी है, नहीं तो तब पूरी स्टेट बोर्ड स्कूल थी। और स्कूल की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल फीस भी ऐसी ही थी कि बहुत एवरेज व्यक्तिमत्व भी सब उसको अफोर्ड कर पाते थे। पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल में हमको एक बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मिला।
हालांकि पहली से 8वीं तक मैं ऐसा बच्चों में गिना जाता था जिसका 50 बच्चों के क्लास में करीब 7वां 8वां 9वां रैंक रहता है। एक करीब करीब 80% मार्क 85% मार्क जिसके रहते हैं स्कूल में, लेकिन मस्ती बहुत करता है और जो सब बैक बेंचर और बदमाश गाली गलौज करने वाले बच्चे हैं उनके गैंग में रहता है। तो सारे टीचर्स को ये बहुत आश्चर्य रहता था कि ये बच्चा मार्क लाता है लेकिन ये ऐसे टुक्कर बच्चों के साथ क्यों हिलते रहता सब जगह। तो हर बार एक ऐसे शक की निगाह से ही मेरे को देखा जाता था। जिधर भी स्कूल की एग्जाम भी चलती थी तो 2 घंटे टीचर मेरे बाजू में ही खड़ा रहता था, क्योंकि सबको लगता था मैं चीटिंग करता हूँ, क्योंकि इतने गधे बच्चों में रह के इसके मार्क आ रहे तो चीटिंग ही करता होगा हर बार। तो वो फर्स्ट से 8 तक मतलब एक स्टीरियोटाइप था मेरे बारे में। और शरारत करने में, झगड़े करने में, उसमें भी मैं बहुत आगे रहता था, सबसे गैंग लीडर था मैं एकदम फर्स्ट से 8। तो इस वजह से मुझे, और मेरी गांव में भी घर पे आने के बाद में गली में मोहल्ले में भी मेरी शरारत और जिसको मराठी में बोलते मार धाड़, ये बहुत ही बढ़ गई थी। उसकी वजह से मुझे 9th में हमारे शॉप पे रख दिया। जेरोक्स की शॉप है हमारी संभाजी नगर में, जय टावर पे, कैलाश मार्केट के पास। तो वहाँ पे मुझे पापा रोज रात में नंदीग्राम बोल के ट्रेन रहती है 9:30-10 बजे, तो वो शटर लगा दिया करते थे और आ जाते थे लासुर में। रात भर उधर ही रहता था। फिर सुबह वो 6 की जल्दी ट्रेन से 7 बजे संभाजी नगर आते थे। फिर शटर खोल के फिर मैं स्कूल जाया करता था वहां से। तो वहीं से अप डाउन मेरा बस और वो सब चालू हो गया था। और ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर आप सभी जानते भी होंगे, डीएफसी जो क्लासेस है पैठन गेट पे गोविंद काबरा सर के, वहां पर मुझे एनरोल किया गया 9th और 10th के लिए। तो मेरे को 1-2 रियलाइजेशन ये आए शुरू शुरू में ही, कुछ दिनों में ही मुझे आ गए थे कि जब मैं क्लास से 6 से 9, आप सभी को मालूम है कि फाउंडेशन के जो क्लासेस चलते हैं संभाजी नगर में, ज्यादा करके हफ्ते में 2 ही दिन रहते हैं, शनिवार और रविवार के दिन, और 3-3 घंटे का क्लास रहता है। अलग अलग अब बैच बन गई है कि कोई मम्मी पापा दूर रहते हैं, कन्नड़ को रहते हैं, सिल्लोड को रहते हैं, उधर को उनको शनिवार रविवार के दिन नहीं जमता लाने को, तो वो एक मंगलवार बुधवार वाला बैच ले लेता है या गुरुवार शुक्रवार वाला बैच ले लेता है। अब ऐसे चलता है, लेकिन एक ऐसा फिक्स पैटर्न है कि 2 ही दिन रहता है हफ्ते में और 3 घंटे रहता है ये फाउंडेशन के जो क्लासेस रहते हैं। तो एक दो बातें मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई कि मेरे मम्मी पापा जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे को करके डाल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से उस क्लास की 9th स्टैंडर्ड में फीस थी 35,000 और मेरी स्कूल की ही फीस थी 20,000। तो फाउंडेशन क्लास लगा रहे हैं, जो कि हमारा जिस प्रकार का गाँव है, आज भी हमारे गाँव की जनसंख्या 10-12 हजार है। और ऐसे फाउंडेशन और स्पर्धात्मक परीक्षा का नाम का लेबलिंग मैं खुद मेरे गांव में यूज नहीं करता, क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं होमी बाबा ले रहा हूँ, तो आधे बच्चे, आधे पेरेंट्स भेजते नहीं, उनको समझ नहीं आता होमी बाबा क्या है। मैं बोलता हूँ स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, तो ठीक है, स्कॉलरशिप और नवोदय ये 2 ही ऐसी चीजें जो ग्रामीण भाग में चलती है। उसके अलावा आप होमी बाबा बोलो, आप एसपीआई बोलो, आप एनडीए बोलो, लोगों को तो यूपीएससी ही एनडीए कंडक्ट करवाता है, ये भी हमारे गाँव में नहीं समझता। यूपीएससी मतलब बस आईएएस ऑफिसर, इतना ही हमारे गाँव में मालूम है, और वो सबसे बड़ी चीज है। आईआईटी क्या होता है हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम। ये सीईटी की परीक्षा होती है, वो खाली इतना मालूम है डी फार्मेसी के लिए होती है। वो वीजेटीआई में लगता है, बच्चा सीओईपी में जाता है, पीआईसीटी में जाता है, कुछ कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो मैं आज भी, मेरा जो लासुर में पिछले 5 वर्षों से काम करने का जो अनुभव है, मेरे को ये लेबल मैं यूज नहीं कर सकता। मेरे पास पेरेंट्स जब भी आते हैं, ऐसे ही काम करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वो परिस्थिति देखकर ही काम करना पड़ता है। अगर पेरेंट्स जागरूक है और वो बोलते हैं आप फाउंडेशन ले रहे हैं क्या, तो फिर मेरे उनके सामने सारे होमी बाबा के रिजल्ट रखता हूँ। और मेरे को आके पूछते तुम्हें शाळेच शिकवणार ना, आप स्कूल का ही पढ़ेंगे, तो मैं चुपचाप बोलता हूँ हाँ मैं स्कूल का ही पढ़ूंगा। जबकि फिर बच्चे का इंटेलिजेंस देख के उसको ग्रूम करता हूँ मैं, कि स्कूल के साथ में मैं धीरे धीरे उसको इधर भी लाऊं। हालांकि ये तो मैं बताता हूँ। फिर वो 9th में मेरे 2 ही दिन क्लास रहते थे, 3 घंटे रहते थे, लेकिन एक तो मेरे को ये रियलाइजेशन आया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, फैमिली के भी ऑड्स के अगेंस्ट जाके, और पैसे नहीं है तो उसके बावजूद भी मम्मी पापा करवा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये था, क्योंकि मैं टुक्कार बच्चों में से आता था, और मेरे को पप्पा ने बोल के रखा था कि जय टावर से लेके पैठन गेट, वो क्रांति चौक क्रॉस करके पूरा नीचे औरंगपुरा तक पैदल जाना 2 किलोमीटर और पैदल आना, पनिशमेंट थी मेरी पूरी 9th स्टैंडर्ड में। तो जब रात में 9 बजे शनिवार के दिन, रविवार के दिन क्लास छूटता था, नीचे आने के बाद मैं देखता था कि ज्यादा करके जितने भी बच्चे हैं उनको लेने के लिए कार आती है, BMW आती है, ऑडी आती है, उनके पप्पा आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ के आते हैं। तो वो एक रियलाइजेशन मेरे को धीरे धीरे 1 महीने भर में मुझे समझ आया कि पहले तो मैं बहुत गुस्सा था, नाराज था कि निकाल दिया मेरे को घर से ऐसे वैसे, दूर क्यों रख रहे हो, क्योंकि मेरी बदमाशी थी वो सारी। लेकिन 1 महीने भर में मेरे को अच्छे से समझ आया, और वो जब रियलाइजेशन मेरे को आ गया, और ये बहुत जरूरी पार्ट है क्योंकि मैं इसको अपने बच्चों पे यूज करता हूँ। मैं मेरे बच्चों को रियलाइज करवाता हूँ कि तुम कैसे परिस्थिति से आ रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा तुमको यहाँ भेज रहे हैं। तो अगर आप बच्चे को बदलना चाहे ना, एक सडन चेंज आता है हर बच्चे के जीवन में, एक रियलाइजेशन उस बच्चे को आना बहुत जरूरी है। और जो टीचर बच्चे के साथ में भरपूर टाइम स्पेंड करता है,
सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। ऐसा बच्चा होता है जो क्लास में बहुत ध्यान देता है, टीचर को तो बहुत पसंद आता है, जो शांत बच्चा है और ध्यान दे रहा है, कुछ भी पूछो आंसर रेडी है। दूसरा ये भी बच्चा होता है जो टीचर को परेशान नहीं कर रहा, लेकिन खिड़की के बाहर देखते रहता है, ध्यान देते नहीं है, कंटाळा वाला, उसके शक्ल पे देखता है हमको कि ऐसे देखते रहता है हमारे पास में। तो ऐसे बच्चे को एंगेज करना। और तीसरा बच्चा होता है टीचर का ध्यान तोड़ देता है सिखाने में से, जो शरारत करते रहता है और टीचर को फिर बीच में जाके उसको एक फटका बजाना पड़ता है। तो सभी प्रकार के बच्चे हैं और डील करना पड़ता है। लेकिन हम बच्चे को तुरंत बदल सकते हैं अगर हम उसको पहले कुछ समय दें उसको जानने में और उसको रियलाइजेशन ला दे। जिस परिस्थिति में वो है वहां से वो कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मेरे पास जो बहुत अमीर घर के, लासुर व्यापार पेट बड़ा है, लासुर गांव छोटा है, लेकिन कांदा मार्केट और मार्केट कमेटी, कपड़े का व्यापार, कॉटन का व्यापार, ये बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो जो बहुत अमीर घराने के बच्चे मेरे पास जो आते हैं उनको मैं ये रियलाइज करवा के देता हूँ कि तुम्हारे दादाजी ने, परदादी जी ने, पिताजी ने तुम्हारे घर को यहाँ तक लाया, तुम्हारी कंडीशन इतनी इतनी अच्छी है, तुम बड़ा सपना क्यों नहीं देख सकते? तुम ये क्यों नहीं सोच सकते कि तुम्हारा 10 साल में तुम्हारा 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का स्टार्टअप रहेगा? इतना बड़ा सपना क्यों नहीं सोचते तुम लोग? छोटे से ही में क्यों सेटल हो जाते हो? तो मेरा इतना ही सपना क्यों है कि दादाजी ने चलाया, फिर पप्पा बैठे, पप्पा चले जाएंगे, उसके बाद गले पे मैं बैठ जाऊंगा, दुकान पे मैं बैठ जाऊंगा। तो ये रियलाइजेशन और ये एक प्रोसेस है पूरी, उनको जानना, उनकी फिलोसॉफी समझना। जिस बच्चे को बचपन से नहीं सुनना नहीं मिला है, उसको जिंदगी के सारे ऐशो आराम मिले हैं, उसको उस ऐशो आराम में से, कंफर्ट में से निकाल के परिश्रम के तरफ, संघर्ष के तरफ लेके आना, ये एक प्रोसेस है। और ये टीचर बॉन्डिंग के साथ कर सकता है। अगर हम बहुत प्रोफेशनल रहे, खाली सब्जेक्ट तक डिपेंड रहे, बच्चों से बात नहीं करे खुल के अकेले में, जब छूटता है कॉरिडोर में से, मेरा भी क्लास छूटता है, तो मेरा रोज का रिचुअल है, रोज का, हर दिन का, कि मैं 2 बच्चे पकड़ता हूँ और 2 बच्चों से बात करता हूँ अकेला। एक बच्चे से, बच्ची से मैं घर के बालकनी में खड़ा रह के, मेरे घर में ही क्लासेस चलते हैं ऊपर, और क्लास छूटने के बाद 10 मिनट देता हूँ मैं एक बच्चे को, आराम से बात करता हूँ, बेटा क्या प्रॉब्लम चालू है, पढ़ाई कैसी चालू है, सच्ची सच्ची बोल, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिल्कुल सच तेरे को बोलना है तो बोल दे कि 6 महीने में भैया मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मैं खाली क्लास अटेंड कर रहा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं समझ रहा। 10 मिनट बात करने से, उस दिन 10 मिनट के बाद, बच्चा घर पे जाने के बाद उसको एक रियलाइजेशन ये आता है कि मैं, ये जो भैया है, ये जो मेरी टीचर है, मैं इनसे बात खुली कर सकता हूँ, मैं इनके साथ जाके शेयर कर सकता हूँ मेरी मन की बातें। तो बच्चा सब कुछ तो आके नहीं बोलता है, लेकिन आप अगले दिन से एक बात नोटिस करते हैं कि वो बच्चा आपकी क्लास में ध्यान देना चालू करता है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि ये टीचर जो है, ये सर जो है, ये मैम जो है, ये मेरे लिए एक फादरली फिगर या मेरे लिए एक मदरली फिगर है। ये मेरे को अननेसेसरीली नहीं मारेंगे, ये उगज फटके नहीं देंगे, ये थोड़ा केयर करते हैं मेरे बारे में। और उस लेवल पे बच्चों में रहने के बाद में एक मैंने रियलाइज किया है, कितना भी अमीर घर का बच्चा रहे, कितना भी डाउन ट्रॉडन घर का बच्चा रहे, अच्छे सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा रहे, या एकदम सेमी इंग्लिश मराठी मीडियम में बच्चा पढ़ते रहे, एक बच्चे को जब टीचर ये रियलाइज करवाता है कि बेटा हम तुम्हारी केयर करते हैं, ठीक है, हमको तुम्हारी जानीव है, ठीक है, बस एक रियलाइजेशन, छोटा सा दिखावा भी, टीचर की भी एक ये स्किल होती है कि हमको एक्टिंग बहुत करनी पड़ती है। तो अगर हमने जरा सी एक्टिंग करके उसको रियलाइज भी करवा दिया ना, 5 मिनट दिल खुला, मैं मतलब इतना फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बचपन से गया हूँ जहाँ पर घर में झगड़े वगैरह होना, क्वारल्स होना, उसके वजह से बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं मेरे बच्चे से भी बात करता हूँ, घरी काही किरकिर चालू आहे का, तू त्याचं टेन्शन नको घेऊ ना, तू कशाला टेन्शन घेतो, मम्मी पप्पाचं चालूच असतं, तू अभ्यासावर लक्ष दे, ठीक आहे, होऊन जातं, सगळं होऊन जातं, तू बघ मी अभ्यासावर लक्ष दिलं, झालंच ना सगळं। इतना भी हम उसको रिलैक्स कर देना, बच्चे की फेस रीडिंग तो सब टीचर्स को आता है, आप भी जब क्लास लेते हो आपको भी बच्चे का फेस रीडिंग बहुत अच्छे से समझता है आप सभी को। आप बस बच्चे को 5 मिनट का ये एहसास दे दो, और महीने भर में आप जिन 50 बच्चों को पढ़ाते हो, अगर रोज का 1-2 करके एक महीने भर में अगर आप हर एक बच्चे को कवर कर दो, आप ये विश्वास मानिए, वो बच्चा बाकी किसी टीचर के क्लास में ध्यान दे या ना दे, वो आपके क्लास में बहुत ध्यान देगा, वो आपके प्रति समर्पित होगा, उस बच्चे में डिवोशन जागेगा कि ये सर अगर मेरी केयर करते हैं, तो मेरा भी काम है कि जब ये सर, जब ये मैम क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं तो मुझे ध्यान देना है, इनको मेरी चिंता है तो मुझे भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना है इनको, और ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रियलाइजेशन है। ये मैंने इसलिए सीखा क्योंकि जब मैं वो सब देखता था, BMW ऑडी में शाम में लेने आ रहे, और मैं पैदल जा रहा था, तो मेरे कई बार जो 9 बजे तो क्लास छूट जाता था रात में, और फिर 9:15 बजे तक मेरे टीचर्स निकलते थे। जैसे मेरे एक टीचर थे चेतन ललवानी नाम से, वो बंसीलाल नगर में रहते थे, तो वो जब पैठन गेट से निकलते और मैं क्रांति चौक तक पैदल पैदल रहता था, और मैं समझ जाता था उनको कि ये टोपी पहना वाला बच्चा, मैं MPS की वो व्हाइट कलर की कैप पहन के बैग लगा के चलते रहता था, तो गाड़ी रोक लेते थे, खिड़की से देखते थे यही है क्या, फिर वो बोलते थे आजा गाड़ी में बैठ, तो वो मेरे को ड्रॉप कर देते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये आज मुझे रियलाइज होता है, मैं टीचिंग की जो भी कुछ थोड़ी बहुत कला है, ये मैंने मेरे टीचर्स को देख के ही सीखा है।
9th में 10th में जब मैं DFC क्लासेस में था, या आगे चल के 11th 12th में जब मैं एलन कोटा में था, ये मैंने मेरे टीचर से ही सीखा। मैंने टीचर से खाली मेरा सब्जेक्ट नहीं सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें सबसे पहला है रियलाइजेशन, बच्चे को लाके देना। दूसरा है कि उसको ये दिखाना या एटलीस्ट एक्टिंग करके उसको ये जताना कि हम टीचर तुम्हारी केयर करते हैं, हमको सच में तुम्हारी चिंता है। और ये आप विश्वास मानिए, एक टीचर बच्चे की केयर करता है, ये उस बच्चे के दिमाग में तभी बैठता है जब हम उससे इंडिविजुअल स्मॉल टॉक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलरली, कभी कभी तो बच्चा भी ऐसा रहता है, एन नंबर ऑफ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको हम 10 मिनट बालकनी में भी लेके खड़े रहे, वो ओपन अप नहीं होते, वो होना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो बिल्कुल गिव अप शायद कर चुके हैं, या वो उनकी पढ़ाई ही ऑलरेडी अच्छी, सब अच्छा चल रहा है तो कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, राइट, ऐसे भी बच्चे रहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्मॉल टॉक टीचर ने 5 मिनट 6 मिनट सब बच्चे जाने के बाद में, कोई बच्चा उदास है या कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता, शरारत करते रहता है, वो शरारत इसलिए करता है क्योंकि उसको लाड़ प्यार नहीं मिलता है, वो उसको अफेक्शन ही नहीं मिल रहा है किसी को। और कई बार एज ए टीचर हम जब हमारे प्रोफेशन में कई वर्ष हो जाते हैं, बहुत सालों से हम लोग हमारे प्रोफेशन में लगे हुए और मन लगा के हमारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम लोग हमारे सब्जेक्ट में इतना इनग्रॉस हो जाते हैं और इतने मास्टर, इतने माहिर, इतने परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चे को समझ पाने में ना कभी कभी भूल कर देते हैं। सालों के एक्सपीरियंस के बाद में हमें बच्चे की जो सोच है, एक बच्चा कैसा रहता है, उसका एहसास हम में से धीरे धीरे चले जाता है सारा का सारा। हमको ये हमेशा रियलाइज करना चाहिए कि वो बच्चा जब घर पे जा रहा है, घर पे मम्मी पापा के झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चा मम्मी से भी बात नहीं करता, पापा से भी बात नहीं करता, मम्मी पापा के झगड़े होते तो घर पे वो झगड़ा ही शांत करने में बिजी रहता है, तो उसके कोई बाहर जाता दोस्त नहीं है, उसको किधर से अफेक्शन ही नहीं मिल रहा है, इसलिए क्लास में आके वो डिस्टर्ब रहता है। और वो ऐसे बच्चे जो डिस्टर्ब रहते हैं ना मेंटली, जिनका पीस ऑफ माइंड नहीं है, उन बच्चों को वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे पाते, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, और हमको एज अ टीचर लगता है शरारत कर रहा है। वो करेगा ही, वो हंसी मजाक ही करेगा, क्योंकि उसको ऐसे, वो बच्चा दोस्त बनाना चाह रहा है, घर पे उसको वो प्रेम नहीं मिल रहा, वो अफेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए वो यहाँ आके इस कैंपस में बैठ के 2-4 जनों से अपनी मस्ती वगैरह करना चाह रहा है। वो बच्चा मन ही मन कोशिश कर रहा है तू तो मेरा दोस्त बन, जबकि बाकी भी शायद सराउंडिंग फ्रेंड है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपनी मन की बात खुला करके बोल सके एकदम। और उस छोटे से मोमेंट में आप टीचर लोगों को अगर ये दिखे, मैं भी पहले थोड़ा हॉट टेम्पर था, क्योंकि टीचिंग जो है इसमें विथ एक्सपीरियंस पेशेंस भी बहुत आता है, संयम भी बहुत आता है, तो मैं भी थोड़ा शुरू में छड़ी वगैरह दे देता था उनको कि मस्ती नहीं करना, शरारत नहीं करना, अच्छे से बैठो, पूरा क्लास में ध्यान दो। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं 5 मिनट अगर उस बच्चे से बात करूँ, डांटू नहीं उसको, क्लास खत्म होने के बाद छोटा सा 5 मिनट उस बच्चे से बात कर लूँ, वो बच्चा बस रियलाइज करता है कि जब संकल्प भैया, ये मेरे टीचर जब मुझे पढ़ा रहे होते हैं ना, और पढ़ाने के बाद ये साइड में हो जाते, बोलते हैं कि चलो सब जब नोटबुक में लिख लो सब कुछ, तो ये खड़े रह के मेरे बारे में सोचते रहते हैं। वो बच्चे के दिमाग में ये छोटी सी चीज बैठ जाती है कि ये मेरे जो सर है ना, ये मेरे बारे में सोचते रहता है। इतना सा भी आ जाता है ना, आप देखिए उस बच्चे का आपके प्रति, आपके सब्जेक्ट के प्रति, आप क्लास में आएंगे, आपके लेक्चर के प्रति एटीट्यूड ही बदल जाता है बच्चे का, वो ध्यान देना चालू कर देता है। इवेंचुअली 1-2 एफर्ट टीचर की तरफ से चले जाए, फिर ध्यान देना चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी चेतन ललवानी सर की वजह से हुआ। वो मेरे को गाड़ी में ड्रॉप करते थे, तो पहले मेरे को जो टीचर से पूछने में झिझक रहती थी, मैं वो सर के ही पास जाता था। मैं करता क्या था, क्योंकि फाउंडेशन के क्लास तो हफ्ते में 2 ही दिन रहते, शनिवार और रविवार के दिन, तो मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चले जाता था, क्योंकि मैं कोई बहुत होशियार बैकग्राउंड वाला बच्चा नहीं था कि जिसको सब आता है, जिसने एनएसओ आईएमओ फाउंडेशन की किताबें कर रखी है, एस चांद, पियर्सन, सेनगेज फाउंडेशन कुछ कर रखा है, बाबा किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो जो क्लास के फीस में ही जो मॉड्यूल मिल जाते थे डीएफसी के, आजकल हर कोचिंग क्लास में उनका मटेरियल मिल जाता है, मैं उतना ही करता था। और सोमवार से शुक्रवार तक, क्योंकि मुझे तो दुकान पे ही रहना है, शटर बंद होने ही वाला है रात में, तो 4:30 बजे से 9 बजे तक मैं उधर चले जाता था, क्योंकि वो डाउट काउंटर लगे रहते हैं सारे कोचिंग क्लासेस में, और उधर टीचर बैठा रहता है, और बच्चे को जो भी नहीं आ रहा वो अपनी जाके समस्या टीचर को पूछ सकता है, अपना शेयर कर सकता है। और मैथ्स का टीचर, फिजिक्स का टीचर, मेंटल एबिलिटी का टीचर, जो भी सब्जेक्ट का टीचर होगा, तो उसके डाउट क्लियर करके देता है। और मुझे वो चेतन ललवानी सर अच्छे से ध्यान, उनका पहला टेबल रहता था, मैं उनको ही पकड़ लेता था। लेकिन ये मैंने उनसे बात करना, उनको डाउट पूछना चालू इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा एहसास उन्होंने दिलाया कि वो अफेक्शन है, उनको हर एक बच्चे के लिए केयर है। उनको तो बहुत बाद में, जब वो छोड़ते थे, कंटिन्यूअसली बात नहीं करते थे, बस बोलते थे बैठ जाओ और छोड़ दे, फिर धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस लो ही रहता था शुरू में, क्योंकि सब आईसीएससी, सीबीएसई, पोद्दार, नाथ वैली, स्टेपिंग स्टोन, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे थे, और मैं गांव का बच्चा आया था, स्टेट बोर्ड वाला। पढ़ता मैं एमपीएस में था, पर मैं स्कूल वाला जो रट्टा मार पढ़ना 80% उतना ही था, और वो सब बच्चे स्कूल में 95% के ऊपर, और वो पहले से उन्होंने 6th में होमी बाबा कर रखा था।
हमारे टाइम 4th और 7th में स्कॉलरशिप की एग्जाम रहती थी, उनमें से कितने सारे बच्चों ने 7th में स्कॉलरशिप में स्टेट मेरिट में थे बच्चे। कौन सी NSO IMO और वो प्री RMO जो एग्जाम रहती थी, जिसका नाम है आजकल आयोक्यम नाम से एक मैथ ओलंपियाड रहता है, तो बच्चे प्री RMO और वो क्या क्या पढ़ाई करते थे, और ऐसे बच्चों में मैं था। तो शुरू में मेरा ऑब्वियसली रैंक नहीं आया, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर उस DFC क्लास में जहाँ 500 बच्चे पढ़ते थे, 500 बच्चे, उसमें मेरा रैंक 1 था। मतलब उस उनके कोचिंग क्लास में उन्हीं के बच्चे जो उनके पास 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, मैंने सबको पीछे छोड़ना चालू कर दिया। जब मैंने पहली बार रैंक 1 लिया 9th में 3-4 महीने होने के बाद में, तब से लेके 10वीं तक मैं अंत में था, तब तक मैंने रैंक 1 नहीं छोड़ा। इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं रोज मेरे टीचर्स के साथ में बैठा रहता था। तो ये दूसरा पॉइंट है, एक बार आप बच्चे को रियलाइजेशन और अफेक्शन और उसकी केयर दिखा दो, उसके बाद टीचर को एक एफर्ट लेना। अगर बच्चा ना ले, मेरे केस में मैं अगले दिन जाके चेतन सर को बोला कि सर मैंने 9th में एडमिशन लिया है, लेकिन मेरे को 8वीं का भी नहीं आता, मेरे को ये a³ + b³ कुछ समझता ही नहीं, मेरे को ये a+b का होल स्क्वायर जो है उसमें वो 2ab क्या आता मेरे को समझता ही नहीं, कैसे करूं। तो जब मैं जाके बैठा, मेरे केस में मैंने एफर्ट लिया, मैंने उनको अगले दिन जाके बोला सर मेरे को नहीं आता, प्लीज मेरे को 8वीं का पढ़ाओ। तो सर बोले ठीक है पढ़ाता हूँ। तो सर ने मेरे को हर रोज सर मेरे को 8वीं का एक चैप्टर आधे आधे पौने घंटे में पढ़ा देते थे, क्योंकि उनका काम ही था, उनको सैलरी मिल रही थी, उनको डाउट काउंटर पे बैठे थे, जो बच्चा आया उनको वो बता देंगे, बाकी कोई आते नहीं थे। 11वीं 12वीं के ही जो थोड़े समझदार बच्चे होते वो उनके पास आया करते थे, पूछ के चले जाया करते थे, और मैं तो सब कुछ पढ़ के ले रहा था। तो मैं तो सर से इतना पढ़ के लिया था कि 3-4 महीने बाद जब करीब करीब मेरा रैंक, अभी आया नहीं था रैंक मेरा, लेकिन बढ़ रहा था रैंक, हर महीने में पेपर चल रहे होते थे, हर 3 हफ्ते में पेपर चल रहे होते थे। और सर ने मेरे को एक बार ऐसे बोल दिया था कि तू कौन से जन्म का बदला ले रहा है मेरे से, क्योंकि रात में 9 बजे क्लास छूटता था, सारे टीचर लोगों को भी घर जाना रहता था, और मेरी ट्रेन जो मेरे पिताजी की जो ट्रेन रहती थी वो 10 बजे रहती थी, तो मैं 9:30 बजे तक वो सर को पकड़ के रखता था वहाँ पे, क्योंकि मेरे को मालूम था कि सब चले जाएंगे बाद में, यही सर अपने को छोड़ने वाले, तो जाना तो इनके ही साथ है, बंसीलाल नगर ये जाएंगे, मुझे जाते जाते कैलाश टावर पे वो हम संजय शिरसाट का ऑफिस वहाँ पे छोड़ देंगे, तो यही सर छोड़ने वाले, तो 9:30 तक मैं पकड़ के रखता था उनको। तो मैंने इतना पीड़ के निकाला था सर को। अब मेरे केस में मैं स्टूडेंट था, मैं ऐसा स्टूडेंट हो गया कि मैंने खुद से वो निचोड़ के लिया, मैंने पैसा वसूल पढ़ाई करी। हर बच्चा ऐसा नहीं होता है ना, हर बच्चा ऐसे नहीं होता है कि जो पूरा पैसा वसूल के निकाले। तो कई बार एज ए टीचर हम कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये होशियार बच्चा है, इसको थोड़ा मटेरियल दे दो ये करते बैठेगा, ये थोड़ा सा अबव एवरेज बच्चा है, इसको थोड़ा बोलना पड़ेगा, हर रोज इसको 1 मिनट मोटिवेशन देना पड़ेगा, रोज का 1 मिनट, तब ये करेगा। और ये बच्चा है भाई, ये बिलो एवरेज बच्चा है, ये करता नहीं है, इसको थोड़ा डर देके, फियर देके, एक डंडा हाथ में लेके इसको करवाना पड़ेगा। तो हर बच्चा अलग अलग होता है। कुछ बच्चा होता है उसको खाली बुक दे दो आप, वो पढ़ते बैठेगा, उसको आप 9वीं होमी बाबा के 2 पेपर ला दो और 2 सॉल्यूशन हाथ में दे दो, उसको मैथ का पाइथागोरस थ्योरम 8वीं में है, स्कॉलरशिप में 10 पेपर, आप 10 क्वेश्चन दे दो, वो दिमाग लगाते बैठेगा। वो आपस में ही 2-3 दोस्त होते हैं होशियार, उनका ग्रुप रहता है, होशियार बच्चों का वो डिस्कस कर लेते हैं, और 10 में से 8 क्वेश्चन वो खुद में ही निपटा लेते हैं, 2 पे अटकते तो वो आप तक आते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। फिर एक अबव एवरेज बच्चों का ग्रुप है, जिनको रोज का 1 मिनट का एक इंजेक्शन, एक मोटिवेशन लगता है, उनको थोड़ा 1 मिनट का, बच्चों आज दे रहा हूँ, आज करके ही आना है, कल मैं चेक करूंगा तुम सबका, ठीक है। फिर वो करते हैं, और बीच में बस एक चक्कर मारनी पड़ती है उनके पास में कि शाम के 5 बज रहे हैं कि ठीक है हम लोग अभी घर पे निकल रहे हैं सब लोग, लेकिन एक बार एक हॉस्टल पे चक्कर मार लेते हैं बच्चों के पास में, कर रहे हो ना सब लोग, कितना हुआ दिखाओ, एक मिनट चक्कर मार लिया और निकल गए। और तीसरी कैटेगरी वो बच्चों की होती है जिनको डंडा देके ही काम करवाना पड़ता है, डर दे के, और कभी तो भी वंस इन अ वाइल एक जन को एक छड़ी बजा के भी ध्यान देना पड़ता है, करवा के लेना पड़ता है। तो करने वाले बच्चों से लेके करवा के लेने वाले बच्चों तक सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। और ये बच्चे खुद से करने वाले बच्चे जितना एक टीचर का दिमाग खराब करते हैं, डाउट्स पूछ कर, क्वेश्चन पूछ कर, भैया और दो सर, और मटेरियल दो सर, मुझे और एक पेपर दो, उनके लिए भी हमको खुद, उनकी वजह से शायद हम भी खुद लोग डेवलप होते हैं। वो एक आधा फिजिक्स ओलंपियाड का उठा के कोई क्वेश्चन ला लेते हैं, तो हमको भी साला पढ़ाई करते बैठना पड़ता है, हमको खुद वो बहुत पढ़ना पड़ता है, और फिर उनका जाके वो भूख मिटानी पड़ती है उन बच्चों की। और दूसरी तरफ ये बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, तो हमारा जी ऐसे करते कि भाई पढ़ ले भाई, हमारा एज ए टीचर हमको भी लगता है ना, हमारे खाली इतना थोड़ी कि प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी तो है। ये भी तो चाहत रहती कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आगे चल के कुछ तो बने, ये कुछ तो बड़ा बन के आए। 50 साल बाद जब हम बूढ़े होके बैठे, रिटायर होने के बाद, इनमें से कितने सारे ऑफिसर बन के आए, कितने सारे कुछ बड़ा बन के आए, और ये कभी तो भी हमारा भी नाम ले, कभी तो भी हमको याद रखे, बस ये मिलने को आए कि सर आपने मुझे पढ़ाया था। हमको हम भूल जाएंगे, लेकिन ये हमको ध्यान रखते हैं बच्चे। तो एज ए टीचर हमारी डेफिनेटली एक तड़मड़ होती है, एक बहुत जी जान से हम लोग भी काम करते हैं,
लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, कई बार एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग खाली इन्हीं प्रकार के बच्चों को केटर करते हैं कि जी वो पेपर लो, घर पे जाके सब लोग छुड़ा के लाना। पेपर तो हम पूरी क्लास को बांट देते हैं, 50 बच्चों की क्लास को, लेकिन 10 ही बच्चे होते हैं जो सिंसियरली बैठ के करने वाले हैं। 20 बच्चे हैं, उनको आपको जाने से पहले 10 बच्चे उठ के चले गए, फिर इन बाकी के 40 में से 20 बच्चों को टारगेट करके बोलना है तुमको करना ही है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम कर सकते हो, तुम्हारा मम्मी पापा हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लो बेटा, टाइम पास नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, घर पे जाके इंस्टाग्राम नहीं, दिवाली की छुट्टियों में घर पे जाओगे यूट्यूब नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं, थोड़ा कर लो बेटा, देखो मैं भी मेहनत ले रहा हूँ और मेरे को मालूम है तुम कर सकते हो। फिर इन 20 बच्चों को छोड़ो और बचे वाले 20 को आप डर दो, नहीं तो इनको बोलो तुमको 1 घंटा बिठा के रखता हूँ, इधर ही करो, मैं मेरा फोन देखता रहूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, तुम लोग करो मेरे सामने। ये ऐसे है एक्सपीरियंस के साथ साथ में हम लोग, क्योंकि मैं भी यंग हूँ और आई हैपन टू बी, मैं जब 9th और 10th में मेरे टीचर से पढ़ा DFC पे, फिर 11th और 12th में जब मैं एलन में गया, कोटा में गया, तो एक गलती तो मेरी ये हुई थी कोटा जाते टाइम कि मैं बहुत लेट गया। आप में से जितने भी, आप सभी बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप खुद के भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, आप ये पूरी इंडस्ट्री को आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो आप सभी को एक बात पता है कि कोई बच्चा 10वीं के बाद अगर IIT या नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसको अगर जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ना है उसको जल्दी जाना पड़ता है, तुरंत मार्च महीने में जब उसके 10वीं बोर्ड के पेपर हो जाए, तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं अप्रैल में 2 महीने आराम करूंगा फिर लगूंगा, क्योंकि पूरा देश, बाकी के जितने भी सिंसियर बच्चे हैं वो सब लोग अप्रैल से ही शुरू कर देते हैं। आजकल तो जमाना भी बहुत बदल गया है, बच्चे तो 7वीं 8वीं 9वीं से चालू करते हैं प्रॉपर, 9वीं 10वीं में तो आजकल मैं ऐसे बच्चों को मैं भी पढ़ाता हूँ और मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, 10वीं में बच्चा है और 11वीं 12वीं की HC वर्मा खत्म कर दिया है, 10वीं में बच्चा है और 11वीं 12वीं का केमिस्ट्री खत्म कर दिया और BSc फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहा है केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए, 10वीं का बच्चा है और लिटरली MBBS सेकंड ईयर तक का बायोलॉजी पढ़ रहा है बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए, 10वीं का बच्चा है BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक का नंबर 3 कॉम्बिनेटोरिक्स कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन तक खत्म कर दिया है। ऐसे भी बच्चे मिलते हैं और ऐसा एक भी बच्चा रहा, उस एक बच्चे की जरूरत पूरे करते करते हमारी खुद की एज अ टीचर लेवल ऊपर उठ जाती है, वो इतने डाउट पूछता है वो बच्चे। हमको ऐसे भी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी लेवल को उठाते हैं, वो बच्चे हमको चैलेंज करते हैं और इन अ फ्रेंडली वे वो हमारी लेवल को उठाते हैं। तो हमको एज अ टीचर हमारा घर पे जाके काम रहता है, हम खुद पे हर रोज काम करें। मैं खुद को बहुत तो नहीं आता है मुझे, मेरे को 11वीं 12वीं तक का फिजिक्स और मैथ आता है, केमिस्ट्री बहुत नहीं आता मुझे, तो मैं यूट्यूब से सीखते रहता हूँ, किताबें लाके केमिस्ट्री में पढ़ते रहता हूँ। मैथ्स में खुद BSc लेवल का, MSc लेवल का मैथमेटिक्स में यूट्यूब से पढ़ते रहता हूँ, जो मिल जाए, गेट के बहुत सारे गेट एग्जाम के, JRF के, नेट के, सेट के वीडियो मिल जाते हैं, तो मैं करते रहता हूँ। तो हम जिस भी लेवल पे है, एक समय पे तो ऐसे भी था कि मेरे को 9वीं और 10वीं में जो मैथ रहता है उसमें जो प्रूफ रहते हैं सारे, ट्रायंगल्स का, सर्कल का जो प्रूफ वाला सारा रहता है, तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, इसमें ऐसे सर आप सोचते कैसे हो, हमको सोचना सिखाओ। तो मैं खुद भी अटक जाता था, तो वो पढ़ पढ़ के कर करके यूट्यूब से 4 जनों की वीडियो देख देख के फिर खुद को रियलाइजेशन आता है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये हमको एज अ टीचर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमको कभी भी खुद के नॉलेज पे सेटल नहीं होना है। हम हर रोज कुछ तो नया लाए, क्योंकि हम टीचर है, तो हमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो सिलेबस हमें आता है उसकी रिवीजन हमारी बहुत ज्यादा होने वाली है। कोई 10वीं का बच्चा है, हम उसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे होंगे, उसके लिए वो पहली बार होगा, हमारे लिए वो 50,000वीं बार है। हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की इतनी गहरी समझ है कि 10वीं के बच्चे के सामने अगर हम 10वीं बोर्ड के या NTSC लेवल के या SPI लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के 50 क्वेश्चन अगर हम रख दें, तो वो बच्चा होशियार से होशियार बच्चा 50 में से 40, 42, 45, 45 क्वेश्चन करेगा, 5 तो उसके भी गलत होंगे, होशियार से होशियार बच्चा। लेकिन हमारी तो ऐसी लेवल हो चुकी रहती रिवीजन के कारण कि उन 50 में से 45 क्वेश्चन तो हम ओरल कर देंगे और 45 क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा पेन चलाएंगे, थोड़ा पेन चलाएंगे। तो एज अ टीचर ये हमारी सुपर पावर रहती है कि हमको जो सिलेबस आता है उसमें तो हम माहिर हैं, हमारा रिवीजन वर्षों का रिवीजन होता रहा है। तो जैसे ही हम एज अ टीचर थोड़ा सा कुछ नया खुद पढ़ते हैं, हम गेट का पढ़ते हैं, हम MSc का पढ़ते हैं, हम BSc का पढ़ते हैं, हम PhD लेवल का कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन इतनी अच्छी है ना, तो और हम वो खुद यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी किताब से पढ़ रहे हैं, हम में बच्चों को समझाने का कौशल है, यही तो हमारी कला है टीचर्स की। तो जब हम कोई हायर लेवल की चीज पढ़ते हैं, हम डेफिनेटली जब अगले दिन हम स्कूल में आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, हमने जो कुछ नया पढ़ा गेट लेवल का, बहुत हार्ड लेवल का डबल इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, तो बच्चों को आके हमको मजा आता है कि चलो इनको एक क्वेश्चन देके देखता हूँ, कौन सोच पाएगा इनमें से। और फिर इनको हम कर्ल पढ़ाते बैठते हैं, कुछ तो डबल इंटीग्रेशन पढ़ाते बैठते हैं,
छोटे छोटे बच्चों को, 10वीं के बच्चों को, 11वीं के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को हम चैलेंज करते कि तो कोई तो भी सोच के बताओ ऐसे क्वेश्चन के बारे में। हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं अभी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को, 8वीं कक्षा के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था कि देखो बेटा ये क्यूब होता है, और ये क्यूब की इसकी ये वाली लंबाई जितनी होती है, इसकी चौड़ाई भी उतनी होती है और इसकी ऊंचाई भी उतनी होती है, हाइट, विड्थ और ये सारा उसका लेंथ एक जैसा होता है। और इसमें हमें अगर पानी भरना है, पानी, तो इसके अंदर कितना पानी बैठेगा, इसका मतलब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं बेटा, हम इसका वॉल्यूम निकाला करते हैं। तो मैंने बच्चों को बहुत समझा, आधा घंटा तो मैंने समझाया कि वॉल्यूम होता कैसे है, कि ये लेंथ ऐसे भागती है और ब्रेड्थ ऐसे भागती है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और हाइट ऐसे भागती है। आधा घंटा मैं उनको समझा रहा था। फिर जाके मैंने एक फॉर्मूला लिखा, साइड का क्यूब। आप में से जो भी गणित या फिजिक्स के शिक्षक होंगे, आप सभी तो तुरंत समझ गए होंगे कि अच्छा ये लिखा। फिर मैं उनको आगे की यादी लिख रहा था, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। फिर जब मैं स्फीयर पे आया, स्फीयर पे, तो मैंने फॉर्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक तो मैंने मेरे बच्चों को आदत लगाई हुई है कि जो ये वाले बच्चे हैं, जो खुद से बहुत करने वाले बच्चे, हमेशा क्वेश्चन पूछना, कभी भी मुझसे कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मान लेना। संकल्प भैया ने कोई चीज पढ़ा दी तो एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं, क्वेश्चन पूछना हमेशा। तो एक दो बच्चों ने तुरंत पूछा, भैया ये फॉर्मूला कैसे आया? जैसे भैया आपने हमको ये समझाया ना, 1 घंटा समझाया ना कि क्यूब का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कि dx इंटू dy इंटू dz, वो एलिमेंट का एक संगम क्या होता है कैलकुलस का, 3 वेरिएबल्स का। तो वैसे ये क्यूब, स्पीयर का वॉल्यूम कैसे आता है, समझाओ। तो उस दिन मैं 10 मिनट शांति से सोचता रहा कि भाई ये 11वीं और 12वीं का एलिमेंट एनालिसिस है, कैलकुलस है, कि मुझे वो एलिमेंट लेना पड़ेगा, इतनी हाइट नीचे आके एक सर्कल है, एक स्फीयर है। तो मैं 10 मिनट शांति से सोचता रहा कि यार 10वीं कक्षा के, 8वीं कक्षा के बच्चों को मैं कैसे उतना बड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊं शांति से सोच के। तो फिर मैंने उनको बोला, देखो तुम लोगों ने बचपन में लिंगोरछा खेली होगी, जहाँ तुम वो फर्शी के टुकड़े एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते थे, बॉल मार के भागते थे और फिर वो जुड़ाने रहते थे सारे। तो वैसे ही सोच लो कि सर्कल 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 एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, सारे के सारे सर्कल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर मैंने उनको बोला कि इन सारे सर्कलों में क्या हो रहा है। तो क्योंकि मैंने उन बच्चों पे पिछले कुछ वर्षों से मेहनत ली, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि भैया ये सारे सर्कल का रेडियस अलग अलग है, ये नीचे वाले का बहुत बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, और इसका तो बहुत ही छोटा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। फिर मैंने उन्हें बोला कि बेटा क्या इन सारे सर्कलों का जो रेडियस है वो ऐसे एक समान रूप से घटते जा रहा है क्या, एक समान रूप से? वो बोले नहीं भैया, ये एक समान तो नहीं घट रहा, ये तो ऐसे घट रहा है, इसीलिए तो वो स्फीयर है। नीचे जो मैंने ये सर्कुल गोल गोल पट्टी रखी है, इसका रेडियस जैसा है, इसके ऊपर वाले का उससे कम है, इसके ऊपर वाले का उससे कम है। फिर मैं उनको लेकर के आया कि बेटा ये देखो, ये लाइन जैसा है, सीधी सीधी डंडी है, अगर ये बर्थडे की कैप होती, और ये स्फीयर, इसमें ऐसे वेरिएशन हो रहे हैं। फिर मैं 10 मिनट मैं खुद चैलेंज्ड था कि मैं 12वीं कक्षा का स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का, एलिमेंट एनालिसिस का, कैलकुलस का सवाल जो कि मुझे आता है, लेकिन 10वीं कक्षा 8वीं कक्षा के बच्चों के लेवल पर जाके उन्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि 8वीं के सभी बच्चे नहीं थे, गिने चुने 5-6 बच्चे ऐसे 8वीं में है मेरे, जिनको मैं 10वीं में बिठाता हूँ। मेरे पास बहुत बचपन से है, वो 5वीं 6वीं से बच्चे हैं, और मेजोरिटी पूरी 10वीं के बैच है, कैसे समझाऊं। तो 10 मिनट सोचने समझने के बाद मैंने एक्चुअली उनको पूरा इंटीग्रेशन करके ये बताया, और हर एक बच्चे को समझ आ गया। मैं आप सभी टीचर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने फील्ड में बेहतरीन है, बहुत नॉलेज है, और कई बार हम लोग बच्चों के सामने, छोटे मोटे बच्चे, इनके सामने इतना किधर बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, लेकिन हमने हर रोज बच्चों को एक टेढ़े मेढ़े सवाल से चैलेंज करना चाहिए, या उनको क्वेश्चन पूछने वाला बनाना चाहिए। और ये जो चीज है ना, आप ये विश्वास मानिए, बच्चा जिंदगी में 50 अलग अलग टीचरों से पढ़ेगा, लेकिन वो कुछ ही टीचरों को ध्यान रखता है। 23, 25, 26 साल का होने के बाद में आप सभी देखिए, आपको अगर मैं बोलूँ आप अपने स्कूल के पहली से लेकर 10वीं तक के सारे टीचरों को याद करिए, तो आपको मुश्किल से 1 या 2 टीचर आ रहे होंगे। एक तो वो आ रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत फटके दिए थे, और दूसरे वो सच में आ रहे होंगे कि जिन्होंने कभी तो भी छोटी मोटी आपकी तारीफ कर दी। वो 2 या 3 टीचर तुरंत आपके दिमाग में आए हो गए होंगे। और मैं आपको बोलूँ, आपको 4th में मैथ्स कौन पढ़ाता था या 5th में हिस्ट्री कौन पढ़ाता था, तो जल्दी रिकॉल नहीं होता है। आपके क्लास टीचर शायद आपको ध्यान रहे, जिस साल आपके क्लास टीचर कौन थे, या किसने बहुत ही धोया था, या किसने कभी तो भी छोटी मोटी तारीफ भी कर दी, तो बहुत खुश होगा अपन। ये वाले बच्चे आपकी केयर को बहुत ध्यान रखेंगे। जिस बच्चे को जो बनना है, तो उसकी मेहनत है, उसका परिश्रम है, उसका भाग्य है। लेकिन जब वो बच्चा हमारे पास में है, और दिनचर्या के 24 घंटों में से 8 घंटा से भी ज्यादा, 1/3 दिन से 1/3 दिन से भी ज्यादा हमारे हाथ में है, तो उसको हमेशा ये बात महसूस होनी चाहिए, केयर।
और केयर ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर ही जाके होती है। हम क्लास में कितना भी भाषण दे, बच्चे 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 होते हैं। हम खुद सोचिए, हमारे स्कूल में कोई भाषण देने आता था, हम जमीन पे बैठ के ग्राउंड पे एक दूसरे को कंकड़ मार रहे होते थे, पत्थर मार रहे होते थे, बस इतना ही काम आता था। बच्चों को भाषणबाजी चलती ही नहीं है। उनको 1 to 1 सब भाग गए, एक को पकड़ के खड़ा रहे थोड़ा, जब चले गए 2 मिनट तो उसको शांत होने दीजिए, क्योंकि वो उसके दोस्तों को देख रहा है, रुक रुक आ रहा रुक। ठीक है, उसके दोस्त रुक रहे, चलना जल्दी। वो बोले इसने रुका के रखा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये टीचर ने पकड़ के रखा है, तो उसके सारे सिर्फ दोस्त चले जाएंगे फिर 2 मिनट से, फिर वो शांत खड़ा रहेगा, आप आपका काम कर रहे हैं, फिर उसको शांति से बोलिए बैठ, यहाँ पे कुर्सी ले, वो बैठेगा। तेरे मार्क क्यों कम आ रहा है, देखिए मैथ का तूने फ्रैक्शन गलत कर दिया, वो कुछ बोलेगा ही नहीं शुरू में। फिर आपने थोड़ा उसको बताना, उसकी गलतियां बताना, उसको बोलना कि देख भाई दीदी, मैं सच में चाहता हूँ कि तुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है, मैं सच में तेरे मार्क बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तू जब तक बोलेगा नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा। तू उन बाकी बच्चों को देख, तू अभी उनके साथ खेलने जा रहा है, उनके मार्क तो अच्छे आ रहे हैं ना, वो तो पढ़ ले रहे हैं ना। खेलते टाइम वो तुझे बुला लेते, पढ़ाई करते टाइम थोड़ी ना वो तेरे को बोलते साथ में बैठ। ठीक है, मैं तेरे को कितना भी खड़ूस लगता हूँ, आप खुद के लिए ऐसे वर्ड यूज करिए। वो बच्चा आश्चर्य में, अरे सर खुद को क्यों खड़ूस बोल रहे हैं, मैं तुझे कितना भी खड़ूस लग रहा होगा, पर भाई बहन मैं सच में तेरी तरक्की चाहता हूँ। ठीक है, तू थोड़ी सी छोटी सी बात मेरी जेन्युइन केयर समझ तू। मैं सबके सामने तुझे भले ही डांट दूं क्लास में, लेकिन मैं मन से चाहता हूँ कि तू इंप्रूव करे। आप उसके मराठी में उसको आता होगा, आप मराठी में समझाइए, हिंदी में समझता होगा उसको हिंदी में समझाइए, आप बैठिए उसके साथ 2 मिनट, तो उसका वो संयम उसको बिल्ड होने दीजिए। वो जो देख रहा है ना, रुको दोस्तों रुको, आ रहा हूँ मैं, ये सर ने क्यों पकड़ के रख लिया, मैम ने क्यों पकड़ के रख लिया मुझे, उसका पहले संयम डेवलप करिए, फिर शांति से उसको 5 मिनट भाषण दीजिए। उसको बोलिए तू मेरे को फ्रीली पूछा कर, अगर तेरे को सबके सामने शर्म आती है ना, तो रोज 10 मिनट आया कर। और देखिए मैंने आपको बोला, मैं ऐसे बच्चों में था, चेतन सर ने मेरी एक दिन मदद कर ली, मैं चिपकू कैटेगरी में हूँ। कोई व्यक्ति मुझसे ट्रेन में मैं बैठा हूँ, जा रहा हूँ किधर मुंबई, कोई मुझसे, मैं शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन कोई मुझसे बात करे तो मैं बात करते ही रहता हूँ, फिर उससे 6 घंटा मैं बात करते ही रहता हूँ। तो वो चेतन ललवानी सर ने मुझसे एक दिन बात कर ली तो मैं चिपक गया, फिर अगले दिन जाके सर मेरे को पढ़ाओ, मेरे को कुछ नहीं आता 7वीं 8वीं, और 1 महीने से मेरे को जो क्लास में फिजिक्स और मोल कॉन्सेप्ट 6.022 × 10⁻23 कुछ चीज समझ नहीं आ रहा सर, आप ही कुछ तो कर दो अभी। ठीक है, तो मैं वो सर फिर मेरे को समझाना चालू किया, ठीक है बेटा 7th से अपन चालू करते, तेरे को अलजेब्रा आता है क्या। फिर वो सर मेरे को बोले बेटा x + x क्या होता, तो मेरा इतना कच्चा था, मैं बोल दिया x²। ठीक है, मेरे को नहीं चाहता था, लेकिन वो सर मेरे को सिखाना चालू किया, फिर वैसे बॉन्डिंग हुई। लेकिन मेरे केस में मैं गया था, कई बार जिस बच्चे को आप 5 मिनट बैठ के समझाएंगे, अगले दिन वो मुंह भी नहीं दिखेगा आपका। फिर अपने को नाराज नहीं होना, अरे यार ये संकल्प भैया जी आके भाषण दे के गए कि बच्चों को आप 5 मिनट समझाओ, फिर बच्चे नहीं आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, कुछ आ भी जाएंगे। तो अपने को ही बच्चे को बोल देना है, मैं 4:30 बजे निकलने वाला हूँ और तू थोड़ा फ्री है ना, तो एक काम कर, आज 3:45 से 4 बजे तक मैं तेरे को सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम समझाता, कैसे नहीं समझता तेरे को देखता, मैं स्क्वायर करना सिखाता हूँ मैं तुझे स्क्वायर, और अगर तुझे 40 का स्क्वायर करना आ गया तो फिर मैं तेरे को पूछूंगा 1600 का स्क्वायर रूट क्या है, तुझे पूछूंगा मैं। ठीक है, तेरे को मैं आज 15 मिनट खाली स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, और एक ही बच्चे पे काम करिए, 3-4 दिन उसको रोज 15-15 मिनट बुलाइए, मोमेंटम बिल्डअप होना चालू होगा उसका। फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा, आपको खाली उसको काम पकड़ा देना है, वो करेगा। और वंस इन अ वाइल 10 दिन में 15 दिन में खाली आपको ओवरव्यू करना पड़ेगा, फिर अगले बच्चे को पकड़िए। मीनवाइल पैरेलली आप 2-3 बच्चों पे काम करिए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर काम करिए। और मैं आपको 100% बोलता हूँ, शुरू में मैंने जब 10वीं में पढ़ाया, एक उन्नति लोढ़ा नाम से बच्ची थी, उसको बहुत ही वीक, स्कूल में जैन इंटरनेशनल स्कूल में थी, लेकिन उसके 50% मार्क आते थे स्कूल में, जो भी 10वीं के पेपर उनके हुआ करते थे। और मैथ में तो बिल्कुल फेल होने की बारी थी उसकी, उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं आता था, अरिथमेटिक प्रोबेबिलिटी उसको नहीं आती थी कि अगर 2 लूडो के डाइस फेंक दिए तो क्या क्या होगा, बिल्कुल नहीं आता था उसको। मैं बैठ के उसको समझाया करता था, और मुझे लगता था यार इसका क्या होगा, मतलब ये जेई नीट वाली चीज तो है नहीं साइंस, और ये कॉमर्स भी लेगी तो उसमें तो बेसिक मैथ सब जगह लगता है, तो उसने कॉमर्स ले लिया 11वीं में, ये सोच के तो अपने साइंस से तो अपने से होने नहीं वाला, जिधर मैं भी श्योर था कि साइंस तो दीदी आपसे होने नहीं वाला आप लोग। लेकिन मैंने उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया, उस बच्चे ने धीरे धीरे यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग करी, जो हम लोग यूट्यूब पे अपने छोटे बच्चों को कार्टून वार्टून दिखाते हैं ना। आज वो जो मेरी बैच है ना, आज वो सब 1st ईयर 2nd ईयर में है, वो अभी फिलहाल कॉलेज में, और वो बच्ची अभी उसकी उम्र 20 साल है, और वो अभी फिलहाल महीने का 40,000 रुपए कमा रही है। आई एग्री कि पैसा ही सक्सेस का कोई मापदंड, एकमात्र मापदंड नहीं होता, लेकिन जहां मेरे कितने सारे बच्चे, होशियार से होशियार बच्चे, मेरे को लगा ये तो आईआईटी फोड़ेगा, और ये बच्चा हॉस्टल पे जाके बिगड़ गया। हॉस्टल लाइफ में गया, कोटा में गया राजस्थान में, दोपहर में 2 से 7:30 क्लास हुआ, 7:30 को रूम पे आया, 2-4 दिन बहुत अच्छा था, एकदम सीरियस बच्चा था। फिर एक दिन रात में खाना होने के बाद बालकनी में कुछ बच्चे खड़े थे,
उन्होंने बोला अरे तुम कहाँ से हो भाई, ये बोला मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा मैं गुजरात से हूँ, ये कोटा से है, अरे ये तो कोटा का ही है। सब गप्पे चली और गप्पे चलते चलते रात में 2 बजे तक चली। तो ये मेरा जो स्टूडेंट था जिसको मैंने 2 साल आदत लगाई थी कि बेटा अपने को सुबह जल्दी उठना है, और तू ध्यान रखो कोटा जाने के बाद इनडिसिप्लिन मत रखना, एक तो लफड़ेबाजी मत करना, तू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें मत करना, और ये फालतू की दोस्तगिरी में पबजी फ्री फायर में फोन में मत पड़ना। लेकिन ये बच्चा रात में 2 बजे तक जगा, गप्पे मार रहा था, फिर आलस आया, फिर सो गए। अगले दिन इसका अलार्म बज रहा है बज रहा है बज रहा है। जो बच्चे को मैंने 2 साल मैंने खुद से एफर्ट देके कॉल कर करके उसको 6 बजे उठने की आदत लगा दी थी, 1 महीने में उसकी कोटा में जाके आदत टूट गई, हैबिट ब्रेक हुई उसकी। वो सुबह 9 बजे उठा, फैल के उठा। उस दिन उसका थोड़ा सा केमिस्ट्री और मैथ का होमवर्क किया, फिजिक्स छूट गया उसका। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा था, वो बच्चा क्लास में आया, सर न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे, क्योंकि उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, रिवीजन नहीं की। आज थोड़ा उसको आधा अधूरा ही समझ आ रहा है, वो सोचा घर पे जाके कवर कर लूंगा। आज घर पे वही सिलसिला चला। हॉस्टल पे आने के बाद वापस रात में 1-2 बजे तक गप्पे चली, और पूरा शेड्यूल बदलना चालू हुआ, हैबिट्स बदलने चालू हो गए, हैबिट बदलने चालू हो गए। चौथे 5वें दिन ऐसी हालत थी, फिजिक्स उसको समझ आना, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह समझ आना, स्प्रिंग फोर्स सब समझ आना बंद हो चुका था, फिजिक्स गया हाथ में से। और वो बच्चा ऐसा था 10वीं बोर्ड में 98%। भला 10वीं बोर्ड बाजू में रखी है, ये एनएसओ आईएमओ की जो ओलंपियाड की परीक्षा होती है उसमें से होमी बाबा का सिल्वर मेडल 9वीं में उस बच्चे को, और बच्चा 11वीं 12वीं पूरा फ्लॉप, खत्म। और जिस बच्चे से मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ जीवन में भी कर पाएगी क्या, क्योंकि हम लोग एज ए शिक्षक हम हमारे सब्जेक्ट को और हमारा साइंस और कॉमर्स वाले प्रोफेशन को शायद बहुत तवज्जो देते हैं, और हम लोग बाकी के प्रोफेशन को बहुत नजरअंदाज करते हैं। जिस बच्चे से कुछ ऐसा लगता था भाई इसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं आता, इसको सिंपल सा मैथ्स नहीं आता, इसको तीन अंक गुना 3 अंक दे दूं मैं, इसको 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दे दूं, इसको नहीं आता। आज वो बच्चे 20 साल की उम्र में वो बच्ची अपने वो काम कर रही, मेहनत करती है। वो बच्ची आज सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे ऑफिस जाती है, 8 से 1-2 बजे तक ऑफिस करती है, फिर बाकी का आफ्टरनून में उसका कॉलेज होता है, 1 बजे से शाम 6 बजे तक कॉलेज का काम, कॉलेज का होमवर्क, रात में आके और डिजाइनिंग। और वो जो बड़े बड़े कार्टून चैनल होते हैं, ये पोगो और कार्टून नेटवर्क, इस पे उसके कार्टून आते हैं उस बच्चे के पीछे, वो टीम में है, 40,000 रुपए महीना कमा रही है वो बच्ची, 20 साल की बच्ची। तो कौन सा बच्चा जीवन में क्या कर जाएगा इसको अपने को नहीं मालूम। उस बच्ची का मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हर बार दिवाली की छुट्टी में वो बच्ची घर पे आती है, हर बार दिवाली की छुट्टी में, रक्षाबंधन के दिन वो मुझे राखी बांधने आती है, नासिक में पढ़ रही है अभी वो, लासुर आती है वो हर बार रक्षाबंधन को और दिवाली को। और बाकी ग्रुप में से ज्यादा करके बच्चे नहीं आते, वो जो 15-20 बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया और जिनसे मेरे को बहुत उम्मीद थी, वो तो कभी मेरा मुंह देखने नहीं आते। लेकिन ये बच्ची आती है क्योंकि जब इसको प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा था, इसको मैथ का वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा था, मैं इस बच्ची को बाजू में बैठ के 2-2 घंटा अकेला पढ़वाता था। अनुज भाटिया नाम से एक बच्चा था, उसको मैं 2-2 घंटा पढ़वाता था, अलग अकेला बैठ के, इतना समय देता था मैं। उस समय मेरे लिए मुमकिन था इतना समय दे पाना, आज इतना बिजी आज नहीं दे पाता, लेकिन सबको 2-2 मिनट 5-5 मिनट 2-2 मिनट 5-5 मिनट डेली बेसिस पे टारगेट होता ही है। 4 बच्चे 5 बच्चे से पर्सनली बात करनी है, बात करने से ही आधी समस्या समाधान हो जाता है। बच्चा ट्रैक पे आ जाता है एकदम से, उसको इतना समझ जाता है कि टीचर का मेरे पे ध्यान है, ये ना मेरे पापा जैसे मम्मी जैसे स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा जैसे ध्यान रखते हैं मेरा। ये जब रात में घर पे जाते हैं कि तो इनके दिमाग में मेरा ख्याल आता है, इनको अपने दिमाग में मेरी तस्वीर दिखती है, इसलिए तो पूछ रहे हैं मेरे को। उसको ऐसा लगता है हमारे दिमाग में आए या ना आए, मैंने बोला टीचिंग मतलब एक एक्टिंग ही है, एक एक्टर ही है, ठीक है। हमको कई बार जो चीज हमको पसंद भी नहीं, जताना है हमको बच्चों को कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसको 50 टीचरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन आप 4 साल बाद भी वो आपको मिलने के लिए आएगा, और आपके उस छोटी सी केयर की वजह से जीवन में वो बुद्धि से बहुत होशियार नहीं होगा, शायद वो बहुत बड़ी बड़ी आईआईटी वाईआईटी जिनको हम मानते बहुत बड़ी चीजें, शायद वो ना कर पाए, लेकिन वो जीवन में ट्रैक से नहीं, वो एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, वो ट्रैक नहीं छोड़ेगा कभी भी, गलत राह पे नहीं जाएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव बात होती है। आप सभी ने, आप तो मुझसे बहुत वरिष्ठ है, आप बहुत बड़े, और आपके पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे तो आपसे मिलने आते होंगे। आप कितने सारे बच्चे आपको लेटर लिखते होंगे, कमेंट्स करते होंगे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस करते होंगे, कुछ उनका सिलेक्शन होने के बाद आपको मैसेज करते होंगे, और आप सभी जानते हैं कि वो फीलिंग कैसी होती है जब कोई बच्चा हमको याद करे। सालों बाद भी किसी बच्चे को अगर हम याद है, वो फीलिंग टीचर इस फील्ड में सबसे बड़ी है, जो मैनेजमेंट वाला कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एज ए टीचर हम समझ सकते। 4 साल बाद 5 साल बाद भी बच्चे को हम ध्यान है, वो जब गांव पे आया, घर मोहल्ले में आया, वो हमको मिलने आया, वो फीलिंग से बड़ी फीलिंग कोई नहीं रहती कि बच्चे को हम ध्यान भी है। बच्चे भूल जाते नहीं तो, राइट। हमको वो उस सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, बच्चे के लिए हमको काम करना है, समर्पण हम में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जितने भी सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को हमारे करियर में, हम हमारे लाइफ टाइम में पढ़ाएंगे, इनमें से कुछ जरूर ऐसे बच्चे होंगे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे बनेंगे, बहुत प्रतिभाशाली,
और वो अवश्य नाम लेंगे, और बहुत लोग समाधानी और एक सक्सेसफुल अच्छी लाइफ जी रहे होंगे और वो आपका नाम लिया करेंगे, राइट। ये एक रियलाइजेशन ये एक है, मैंने चेतन ललवानी सर से ये बहुत ज़्यादा सीखा है। फिर फिजिक्स में एलन कोटा की अगर मैं बात करूँ, लकीली मुझे बहुत अच्छे ही टीचर मिले। मैं लेट गया, एक गलती थी मेरी कि 10वीं बोर्ड परीक्षा होने के बाद तुरंत हमको जाना पड़ता है, बताने वाला कोई नहीं था। एक चीज एज अ टीचर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों की 10वीं की परीक्षा होती है और आप देखिए लासू स्टेशन 10-12 हजार की जनसंख्या है उस गांव की मेंटेलिटी होती है कि बेटा की अभी 10वीं की परीक्षा हो गई, मम्मी बोलती है बच्चे को कि चल भैया अभी मामा जी के घर जाके आएंगे, थोड़ी देर तो पियर जाके आती हूँ, थोड़े दिन तो मायके जाके आती हूँ, राइट, कि बाद में तेरा जाना नहीं होना, तू चले जाएगा 2 साल। लेकिन मेरा रहता है कि नहीं भैया, मैंने जो गलती करी मैं ये बच्चे को नहीं करने दूंगा वापस। अगर पढ़ना है, तुझे जेई नीट करना है और मेरे को मालूम है तू करने जैसा है क्या, अगर तू करने जैसा है तो फिर बिल्कुल मामा जी के घर नहीं और कुछ नहीं। तो हमको टाइम टू टाइम कई बार पेरेंट्स आते हैं और मेरे को लाइन क्रॉस करके बोलना पड़ता है, नहीं जी सॉरी आपका नहीं चलेगा इस बार। मैंने इस बच्चे पे 5 साल जी तोड़ के मेहनत ली है और मैं आंखों के सामने इस बच्चे को बर्बाद होते नहीं देख सकता कि आप मई और जून अप्रैल में आप 2 महीने जाओगे, आप आओगे जून में एडमिशन के लिए, तब वो आखिर वाले बैचेस तो हर कोचिंग वाला बनाता ही रहता है, न्यू बैच लॉन्च, न्यू बैच लॉन्च, न्यू बैच लॉन्च, ठीक है। लेकिन हमको भी मालूम होता है, सब टीचर को भी मालूम होता है कि शुरू शुरू के बैचेस में ही सबसे अच्छी भीड़ आ जाती है, उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उस पूरे बैच पे फोकस रहता है टीचर्स का। हमको हमारे बच्चों को कोई एसपीआई की एग्जाम दे रहा है, लेकिन हमको अगर पहले से थोड़ा इंट्यूशन है कि यार इसका एसपीआई शायद होने की स्थिति में, जिसका नहीं है हम भी, वो बच्चा भी जानता है कि प्लान भी रेडी रखना है, और जिसका होना तय ही है वो तो पूरी परीक्षा पे ही फोकस कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका होना या नहीं होना तय नहीं है। हम भी एज अ टीचर असमंजस में, बेटा मेहनत कर नहीं तो थोड़े से रह जाएगा। हमको भी डर लगता है कभी कभी कि यार ये बच्चे का नहीं हुआ, तो हमने ऐसे बच्चे के लिए घर पे जाके प्लान भी खुद भी ढूंढना कि भाई तेरा एसपीआई अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोल्हापुर में एएफपीआई है, आप सभी ने भी सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट है कोल्हापुर में। तो हमने हमारे बच्चों के लिए तैयार रखना, बेटा तेरा एसपीआई हुआ कोई बात नहीं, तू सीईटी कर, क्योंकि एसपीआई की तेरी जो पढ़ाई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो कोई तूने जो एसपीआई के लिए मेंटल एबिलिटी करा, फिजिक्स करा, केमिस्ट्री पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, तुझे पढ़ने की आदत लग गई बेटा, तेरा फिजिक्स मैथ सुधर गया, तो कोई बात नहीं, एसपीआई नहीं हुआ ना तेरा ये। और एसपीआई ऐसे भी नहीं कि तेरा बहुत थोड़े से मार्क से रह गया, बहुत ज्यादा मार्क से रह रहा है, तो बेटा अगर आपका एसपीआई बहुत ज्यादा मार्क से रह रहा है तो क्यों आप फालतू में एनडीए के पीछे भाग रहे हो, जहाँ पे सिलेक्शन रेशियो और कम है। पूरे इंडिया में से कितने तो भी लाख बच्चों में से कुछ गिने चुने सैकड़ों बच्चे होने वाले हैं केवल वहां पर। तो आप सीईटी में जाओ, आप एक इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल करियर बनाओ, सीईटी होने के बाद फिर आप सीडीएस के बारे में सोचो। हमको भी टाइमली इंटरवेंशन बच्चे के लिए करना है। बच्चा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, स्कॉलरशिप की पढ़ाई कर रहा है, होमी बाबा की पढ़ाई कर रहा है, होमी बाबा और स्कॉलरशिप बच्चे का नहीं भी हुआ तो उसका जीवन कोई बहुत बड़ी करवट नहीं लेगा। लेकिन बच्चे का 10वीं में एसपीआई नहीं निकला और बहुत ज्यादा मार्क से नहीं निकला, बच्चा कैपेबल नहीं है, फिर भी वो बच्चा एनडीए का सपना देखकर बोल रहा है कि सर मैं पुणे जाता हूँ, मैं पुणे में पढ़ाई करता हूँ, मैं नागपुर में जाता हूँ, उधर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता हूँ। हमको भी उसको थोड़ा रोकना है कि नहीं बेटा आप पैरेलली, हमको भी बोल के नहीं तो अगर बच्चा 11वीं 12वीं में हमारे पास में ही है तो हमको उसकी सीईटी की पढ़ाई चालू करवानी है पैरेलली, स्ट्रॉन्ग उसका मैथ्स केमिस्ट्री हमको उसका स्ट्रॉन्ग करवाना है कि ये बच्चा अगर एनडीए नहीं कर पाए तो ये तो हो जाए, इसका लाइफ तो ना रुके, राइट। ये हमको हमारे बच्चों के लिए मल्टीपल ऑप्शन ध्यान रखने हैं। प्रेजेंट उदाहरण अगर मैं दूं, मेरे पास 10वीं में अभी 32 बच्चे हैं, इन 32 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका कक्षा 11वीं और 12वीं का सिलेबस मैंने खत्म करवा दिया है। मतलब ये बच्चे सीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना 200 मार्क के, 100 क्वेश्चन 200 मार्क के, ये बच्चों की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। 8 बच्चे मेरे 10वीं में भी ऐसे हैं, इनका 11वीं 12वीं खत्म हो गया, इन्होंने 11वीं 12वीं की अच्छी वर्मा सॉल्व कर ली है, इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री की पी बहादुर सॉल्व कर ली है, मैथ्स के जितने भी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी और बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ा है, इन्होंने नंबर थ्योरी जो कि होता भी नहीं है किधर भी, वो नंबर थ्योरी मैंने इनको आगे के लिए पढ़वाया है ओलंपियाड्स के लिए। ये ऐसे 8 बच्चे, और मेरे पास 4 ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं जमता है, तो वो 4 बच्चों को मैं क्या करवाता हूँ, उन 4 बच्चों की मैं अभी से एनआईडी की तैयारी ले रहा हूँ। एनआईडी एनआईएफटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी है, उनकी मैं पढ़ाई अभी से ले रहा हूँ। इसका भी सिलेबस में मैथ आता है लेकिन इसमें साइंस नहीं होता, और इसमें वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाला जैसे बहुत मैथ नहीं होता, इसमें कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक, फ्रैक्शन, जो नवोदय की होती है ना 5वीं की परीक्षा 8वीं की परीक्षा, उसी स्तर का मैथ आता है केवल इस परीक्षा में। और बाद में इसमें डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, पर्सपेक्टिव, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो वो 4 बच्चों के उधर करा रहा हूँ। 2 बच्चे ऐसे हैं उनको मैथ जबरदस्त आता है, जबरदस्त, वो इनमें रह सकते थे, लेकिन उनको एचसी वर्मा करने का और आगे की पढ़ाई करने का इतना कंटाळा है, वो बोलते भैया साइंस नहीं,
नहीं, तुम मैथ कितना भी दे दो, मैथ तुम हमको एसएससी सीजीएल जो स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा है उसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आरएस अग्रवाल किताब ला के दे दो, हम कर लेंगे पूरी। हम यूपीएससी का मैथ कर देंगे भैया, सीख लेंगे उस लेवल तक का, बीएससी का पूरा मैथ खत्म करेंगे, पर साइंस नहीं। तो वो बच्चों को मैं सोचता हूँ कि कॉमर्स में भेजेंगे और उनको खाली सीए ही क्यों, खाली सीए तक क्यों उनको सीमित करूँ, उनकी सीएफए की पढ़ाई अभी से करवा रहा हूँ मैं। 10वीं में बच्चे हैं वो मेरे पास में, 3 साल बाद सीएफए की लेवल 1 देंगे वो, ठीक है। मैं मेरे बच्चों के लिए कंटिन्यूसली यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, तो मैं मूवी देखना मेरा बंद है, वेब सीरीज देखना मेरा बंद है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सही डिसीजन है कि नहीं, कि मैंने पूरा ही समर्पित कर दिया है खुद को, पूरी तरह झोंक दिया है मैंने उनको, क्योंकि और मेरे को वो आशा है, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसे कुछ रिजल्ट आए, जैसे इसी साल अप्रैल में ऑल इंडिया रैंक 75 आया एनडीए में। पिछले साल हमारे गांव की मेरी ही स्टूडेंट जीएमसी मुंबई में लगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अपना, जेजे हॉस्पिटल मुंबई में लगी, तो उसके नीट में 720 में से उसको 685 मार्क थे पिछले साल की नीट में। तो अगर 10 बच्चों का नहीं भी होता लेकिन एक बच्चा लग रहा है, तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे को हमेशा ये मोटिवेशन रहते है। वो जो मैंने बच्ची का उदाहरण बोला कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस इंग्लिश में किधर नहीं थी, पर वो डिजाइनिंग में यूआई यूएक्स और कार्टून डिजाइनिंग एनिमेशन बनाना वीडियो एडिटिंग करना इसमें इतनी अव्वल निकल गई और कहाँ की कहाँ पहुंच गई वो बच्ची। ऐसे बच्चों को देख के मुझे टाइम टू टाइम मैं उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ, निराशा मुझे कभी कभी इतनी निराशा होती है, मैं बच्चों को बहुत होमवर्क वगैरह कुछ थोड़ा होमवर्क देता हूँ करके नहीं आते, या मुझे बोलते कि भैया प्लीज हमको आज स्कूल का बहुत होमवर्क है, प्लीज आज के दिन हमको ट्यूशन को छुट्टी दो। फिर मैंने छुट्टी दी और मैं गांव में घूम रहा हूँ स्कूटी पे, तो मेरे को टाइम पास करते खेलते कूदते मस्ती मजाक पानी पूरी के गाड़े पे दिखते हैं। उस टाइम मेरे को भी मन में निराशा होती है कि यार मैं सच में चाहता हूँ कि कुछ बने, क्यों टाइम पास कर रहे हो। पर मैं निराशावादी नहीं होता, टीचर कभी भी निराशावादी नहीं हो सकता, टीचर तो हो ही नहीं सकता। टीचर को हमेशा आशा रखनी है, टीचर को हर आने वाले नए बैच से उम्मीद रखनी है, टीचर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी पूरे 50 बच्चों पे झलकती है, पूरा आपका रिफ्लेक्शन उनमें जाता है। आप जैसे हाथ वारे करते हो ना, बच्चे सीखते हैं। आप जिस प्रकार से बोलते हो, आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जो जोक बोलते हो, हर चीज बच्चे पकड़ते हैं। आपका आई कांटेक्ट जो रहता है, बच्चे में सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन 4 साल बाद कॉलेज में रहते टाइम जब बोलने की बारी आएगी ना, स्पीच कॉलेज इलेक्शन लड़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, आपकी पर्सनैलिटी उसमें झलक रही होगी। उसके मम्मी पापा की नहीं झलकेगी शायद इतनी, लेकिन आपकी झलक रही होगी, क्योंकि इस कैंपस में वो बच्चा 10-10 12-12 घंटे आपके साथ में सोता है और उसकी दिनचर्या के अलावा पूरा टाइम आपके साथ में है। आपकी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आएगा उस बच्चे में। मैं हमेशा बच्चों के सामने, मैं मन में कितना भी निराशावादी रहूं, अगले दिन बच्चे आने के बाद मैं थोड़ा उनको समझाऊंगा कि क्यों टाइम पास किया, लेकिन मैं डांटूंगा नहीं। मैं निराशावादी, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, जान दो, मैं तुम पे होप ही करता नहीं। तुमको क्यों ही इतना 11वीं 12वीं का पढ़ाते बैठता हूँ मैं, ये जान के कि तुम टाइम पास ही करने वाले हो। तुमको क्यों ही इतना मैं कोटा का सोचता हूँ कि तुमको कोटा में स्टार बैच में तुम्हारा नंबर लगवा के देंगे, तुमको मुंबई में नारायणा कोचिंग है या एलन कोचिंग है, वहां पर तुमको फ्लैट मिल जाएगा फ्री में रहने के लिए। तुमसे तो उम्मीद ही छोड़ दी मैंने। तो उम्मीद नहीं, ये बच्चों के सामने हमको कभी कभी केयरफुल रहना है। हमको हमारी सारी फीलिंग्स नहीं, हमको पॉजिटिवली रहना है और डांटना भी है टाइम टू टाइम ये। और हमको हमेशा अलग अलग फील्ड के बारे में उनको बताते रहना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी के बारे में, अवसर के बारे में। कोई बच्चा इतना डिमोटिवेटेड रहता है कि आप उस पर स्कॉलरशिप के क्लास में वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मान लिया हमारे यहाँ पे 8वीं के जितने भी बच्चे हैं, हमने एक स्क्रीनिंग करवाई और 8वीं के लगभग 200 बच्चों में से मान लीजिए कि 50 बच्चों को हमने अलग किया कि हम तुमको लेंगे। जो 150 बच्चे नहीं हुए ना, उनमें से शायद 120-130 बच्चों को ऐसे है कि वो मान लेते हैं कि चलो मेरा नहीं हुआ, ठीक है, मेरी लेवल नहीं थी उतनी, मैं करूंगा और मेहनत करूंगा। ये बहुत मस्ती वाले भी बच्चे, मस्ती शरारत करने वाले भी बच्चे, बच्चे ही है आखिर वो। लेकिन 10-20 बच्चे होते हैं और उनमें से एक आध बच्चा तो ऐसा होता है वो इतना मन को लगा के लेता है कि मेरा क्यों नहीं लिया, मेरा नंबर क्यों नहीं लिया, मैं कर रहा हूँ ना मेहनत। ठीक है, हमको टाइम टू टाइम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि खाली डे स्कूलिंग है, आए और चले गए। ये हॉस्टल है, डॉर्मेटरी है, हाँ ठीक है ना, एज ए टीचर हम लोग शाम में 5 बजे 4:30 बजे निकल जाते हैं, लेकिन हमको आईज में देखना है बच्चों के। कोई बच्चा उदास दिखे, कोई निराश दिखे, हमको बात करनी है उससे। वो बोले प्लीज सर मेरे को चांस दे दो, बच्चा होके बोल रहा है। जिन पढ़ना नहीं रहता है बच्चों को, और बच्चा होके बोल रहा है कि सर प्लीज मेरे को स्कॉलरशिप के बैच में बिठा लो, बिल्कुल नहीं बोलना, आजा बेटा। उधर आके उसको बहुत नहीं भी आया, ये नहीं बोलना तेरे को नहीं समझेगा बेटा, नहीं करने। अरे वो होके खुद से बोल रहा है। हाँ, अगर बल्क में कोई बच्चे बोल रहे हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई तेरी स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, फिर सोचते हैं तेरे से होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ये एक बात है। इक्का दुक्का बच्चा बोल रहा है, उसको नहीं बोलना। वो बच्चा आप तक आया इतनी हिम्मत करके, उम्मीद लगा के, और 50 टीचर में से आपके पास आया वो, आपके पास, कि ये सर ये मैम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कुछ तो लगता होगा ना उसको कि ये सर के पास क्यों जाना, ये वाले मैम के पास ही क्यों जाना।
तभी तो आया। हम लोग कभी कभी स्टाफ रूम में बैठ के फोन देखते रहते हैं। मैं भी बहुत बार काम में संडे के दिन वगैरह बैचेस रहते हैं कंटिन्यूअसली, बिटवीन बैचेस में फोन वगैरह देखते रहता हूँ। मेरी एक बैच छूटती है, 7th स्टैंडर्ड के छोटे छोटे बच्चे होते जा रहे होते हैं, कोई बच्चा मेरे पास आ जाता है, भैया मेरे को लाइब्रेरी से प्लीज ICSE की बुक दो ना। मैं उस टाइम फोन देख रहा होता हूँ, नहीं बेटा आज नहीं, अभी तू पहले ट्यूशन का जितना है कर। वो बच्चा वापस बोलता है भैया प्लीज दो ना। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, चल अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, मैंने जितना करा उतना कर। फिर वो चले जाता है ना। रात में बैठ कर मेरे को रियलाइजेशन आता है, अरे यार 50 बच्चे तो मांगते नहीं है। वो बच्चा तो मेरे जैसा था कि वो चेतन ललवानी सर के पास जाके, सर मेरे को 7th का मैथ नहीं आता है, मैं 9वीं में प्लीज पढ़ाओ ना। ठीक है, ये बच्चा तो मेरे जैसा बनना चाह रहा था, मैं भी तो चेतन सर जैसा बनूं। ठीक है बैठ, मैं भी तो उनके जैसा बनूं। जब बच्चा खुद आ रहा है, एक एक बच्चे के लिए उस मोमेंट में हमको अलर्ट रहना है। बच्चा आया फोन बाजू में, और हमको बच्चे के लेवल पे जाके सुनना है, उसकी आंखों में देखना है हमको कि सच में है क्या, कि वो बोलने के लिए बोल रहा है, डायलॉग देने के लिए बोल रहा है ये। और आप विश्वास मानो, जो बच्चे खुद होके चल के आते हैं, एक बच्चा आया ना, एक बच्चे का आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, 4-5 बच्चे आपके पास आएंगे महीने भर में। बच्चों बच्चों में बातें होती है ना, अरे मैं वो सर के पास गया, उसने कर दिया, वो सर ने कर दिया मेरा काम, तू आ जा। बच्चे आते हैं, आपसे होप रहनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, आपकी पर्सोना, आपका पॉजिटिव पर्सोना उनको झलकना चाहिए उनमें। तो हमको बच्चे के लिए हमेशा एम्पैथी रखनी है। बहुत बड़ी क्वालिटी है टीचिंग में, बहुत बड़ी क्वालिटी। सबसे जो बड़े से बड़े टीचर्स रहे, मैं चाइल्ड पेडागोजी बहुत पढ़ते रहता हूँ, कि 2 साल 3 साल का बच्चा है, बेबी है, अभी बोलना भी नहीं सीखा, उसको चाइल्ड जीनियस, प्रोडिजी कैसे बनाते हैं उस बच्चे को, उस पर मैं मेरे गांव में बहुत काम करते रहता हूँ। जितने भी गर्भ संस्कार से लेके और छोटे छोटे जो कम आयु के एकदम शिशु है, बालक है अभी तो, 2 साल के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे तक, कैसे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना है, क्या एक्टिविटीज मम्मी को करवानी है, घर वालों को क्या ध्यान रखना है, तोतला बोलना है उनके सामने कि नहीं बोलना है, ये मतलब इतना मैं दिन रात उसमें समर्पित हूँ। और एक बात मैंने जानी है कि बच्चों के लिए आपको बहुत एम्पैथी रखनी है, क्योंकि वो आपके पास बच्चा आ रहा है। बहुत सारे मेरे गांव में तो ऐसे रहता है, माँ बाप ट्यूशन भेजते भी इसीलिए कि घर पे साला ये वो अच्छा है संकल्प 4 घंटा बिजी रखता है उसके पास में, जा दिमाग को किचकिच नहीं रहती, स्कूल से आया जा ट्यूशन, तान मत दे, रात में खाना खा सो जा। वो पेरेंटिंग, और आप मेरे को टाइम टू टाइम पेरेंट्स के भी सेशन लेने पड़ते हैं। आप कितना लकी हो सोचो ना, आपको पेरेंट्स से डील ही नहीं करना है। बच्चा आपको दे दिया गया है, आपको दगड़ दे दिया गया है, आप चाहो वो मूर्ति बना सकते हो उससे। मेरे को उधर कितना इंटरफेरेंस रहता है। मैंने अभी सब बच्चों की फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रही है ना स्कूल की, अगर मैं जरा सा, मैं अगर उनको थोड़ा एडवांस लेवल का, मैं एक्सपोनेंट पावर चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते 8वीं के बच्चों को 9वीं का रैशनलाइजेशन पढ़ा दूं, उनको आ भी जाए, बच्चे भी बहुत खुश है। बच्चे तो खुश 9वीं में होंगे, जिस दिन 9वीं के पहली क्लास में बैठ रहे होंगे, सर रैशनलाइजेशन पढ़ रहे होंगे, उनको पहले से ही आ रहा होगा। बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं, ऐसा उत्साह आ जाता है उनमें कि हमको पहले से आ रहा है, भैया ने हमको पढ़ाया। और फिर स्कूल में जब हमको टीचर पढ़ा रहे थे, हमको पहले से आया। छोटे छोटे 4th-5वीं के बच्चे, उनको मैं पढ़ाता हूँ 3/5 + 1/2, तो मैं उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वो LCM वाला पढ़ाता हूँ, तो उनको बोरिंग लगता है, कराता हूँ। महीने भर बाद जब उनके स्कूल में होता है, वो उस दिन ऐसे भागते आते हैं ट्यूशन को कि भैया आज हमारे स्कूल में पढ़ा और मेरे को सबसे पहले आया। इतना उत्साह रहता है उस मोमेंट में। आप उस मोमेंट को मिस मत करिए, उसको आप छोटा मत समझिए, आप उस बच्चे की आंखों में देखिए, वही तो आपका सक्सेस है। वो बच्चा आपको हीरो मानता है, खुद का हीरो। उसको लगता है आपकी वजह से उसमें कुछ तो भी सुपर पावर भर गई। आपको बोलना है ना, वो उसके घर पे पप्पा को थोड़ी बोला मेरे को सब आ गया, वो भागते भागते ट्यूशन आया कि आज हमारे मैम ने हमको ये पढ़ाया और हमको आ गया। पहले से मेरे को आता था, मेरे ट्यूशन के सर ने पढ़ा के रखा था। आप भी सोचो ना, आप स्कूल में उनको पढ़ा रहे हो, एग्जाम में डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, आपने समर्पित रूप से, पूरा डिवोशन से, कमिटमेंट से आपने मेहनत ली बच्चे पे, आपने बहुत नहीं करा तो आपने कम से कम खाली 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले। पहला पेपर आपने, पहला क्वेश्चन स्कॉलरशिप का लगाया, पहला क्वेश्चन होमी बाबा का लगाया, पहला क्वेश्चन SBI का लगाया। मान लीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्री का है, मान लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, आपने 1 घंटा खर्च कर दिया उस पर, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार आपने रिवीजन कराया बच्चों का। जो एवरेज स्तर का बच्चा था उसकी भी लेवल उठ गई, जो अच्छा स्तर का बच्चा था उसकी तो पूरी रिवीजन हो गई, और जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ आता था वो चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बहुत सारी चीजें वो सीख लिया। एग्जाम में क्वाड्रेटिक का जब क्वेश्चन आएगा, जिस बच्चे को हार्ड जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बच्चे के लेवल पर आप जाके सोचिए। हम हमारे सब्जेक्ट में माहिर है इसलिए हम सोच नहीं पाते, हमको लगता है क्या चिल्लर सा क्वेश्चन, ये नहीं हुआ। अरे बच्चे के लेवल पर जाके सोचिए, उसके लिए सब नया है। उसने तो अभी AX² + BX + C = 0 पढ़ा है, उसने तो अभी जाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -B/A है। हमको तो आती है, उसने तो अभी पढ़ा है। और उससे जब क्वेश्चन खुद से बनने लग जाए, उसको खुद से आने लग जाए, उसका उत्साह, उसका उस सब्जेक्ट के प्रति प्यार जो रहता है ना, प्यार हो जाता है उसको उस सब्जेक्ट से।
बच्चों को मैथ से प्यार तब होता है जब उनको क्वेश्चन खुद से आने चालू हो जाए। और कम आयु में 6th में 7th में अगर हमने उनको मैथ्स में ये दिलचस्पी ला दी, ये उत्साह जगा दिया, वो बच्चा मैथ्स में अग्रेसर होते चले जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है। 6th और 7th में इस स्कूल में विशेष रूप से काम होना चाहिए कि बच्चों को मैथ्स कैसे सुधारा जाए। दिन रात गणित, दिन रात। मेरे गांव में मैंने इतना प्रॉब्लम फेस किया है क्योंकि मेरे पास मराठी मीडियम के और सेमी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिनको ढंग से 8 का पाढ़ा पाठ नहीं है। मैंने पाढ़े पक्के करवाने के लिए, और अरिथमेटिक जो होता है, अरिथमेटिक इसको कहते हैं ना, कि बच्चे को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा खिचड़ी क्वेश्चन आ गया पूरा का पूरा बोर्ड मास का, इतना बड़ा सारा, तो बच्चा ऐसे फट 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 कैलकुलेटर के जैसा कैलकुलेशन कर पाए, ये सुधारने के लिए मैंने एक ही चीज करी है। रोज के मैं उनको 100 स्क्वायर देता था कि बेटा 101 से लेके आपको 200 तक स्क्वायर करने, और मेरे सामने बिठा के कर 101 गुनीले 101 कर पूरा, 102 गुनीले 102 कर पूरा। इसमें होता ये था, जब बच्चा धीरे धीरे 384 इंटू 384 कर रहा है ना, उसको 4 का पाढ़ा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 पूरा बोलना पड़ रहा था। 4-5 दिन बाद 4 4 16, ठीक है, उसको पहले 4 8 जाना पड़ रहा था 32, उसको अब दिख रहा है 4 8 32, 13 7 13 का पढ़ा, 13 1 13 2 13 3 उधर बच्चा हैंग हो जाता था। अब 13 7 91 झट से दिख रहा है उसको। आप सोचिए, एक मेहनत आपको बच्चे से करवानी, मैंने ये किया है वर्षों वर्षों तक, वर्षों वर्षों तक। अब ये 6th ईयर चल रहा है मेरा, और मेरे 4th और 5वीं के बच्चे कंटाल जाते हैं, 3rd और 4th के बच्चे कंटाल जाते हैं कि भैया आप हमको ये क्यों करवा रहे हो। इस पे वाईफाई कनेक्टेड है सर, बोर्ड पे वाईफाई है ना। ये मेरे 4th और 5th के बच्चे ने ऐसे कंटाल जाते थे कि भैया आप कुछ भी हो, हम आए कि आप हमको स्क्वेरीज कराते, आप आगे का पढ़ाते नहीं हमको, हम दूसरा सिलेबस ही नहीं पढ़ाते हो आप मुझे क्रोम से। तो मैंने उनको एक छोटी सी मूवी का क्लिप दिखाया। एक कभी ये मूवीज भी बहुत इफेक्टिव रहती है, टाइम टू टाइम मैं बच्चों को बताते रहता हूँ। एक ही मिनट। ये एक छोटी सी मूवी आप स्कूल में बच्चों को, आप इसका एक 15 मिनट का वीडियो आप दिखाना। ये टीचर होता है ना, ये बच्चा है ना, कराटे का क्लास लगाते हैं, सर आप मेरे को कराटे सिखाओ, कुंफू सिखाओ, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे मेरे को बहुत बुली करते, बहुत मारते हैं मेरे को बार बार, तो आप मेरे को ना कराटे सिखाओ। तो ये बच्चा जब इस टीचर के पास में ये लगाता है ना, कोचिंग लगाता है, तो ये टीचर उसको रोज बोलता है कि अपनी जैकेट उतार। ये बच्चा अपनी शर्ट से जैकेट निकालता है और टीचर बोलता है नीचे डाल, बच्चा नीचे डाल देता है। सर बोलता है उठा, उठा, वापस पहन, वापस पहन, जैकेट उतार, नीचे डाल, उठा, पैर। वो सर इसको 10,000 बार करने लगाता है, 10,000 बार। बच्चा 1 महीने में बोर हो जाता है। बच्चा बोलता है रोज मेरे को यही करा रहे हो तुम, किस चीज की फीस ले रहे हो तुम मेरे को। मेरे बच्चे मेरे को पूछते थे ना 3rd 4th के, आप मेरे को, हमको बस क्वेरीज कराते भैया, आपको आता है क्या आगे का पढ़ाते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते तो बहुत खूंखार बच्चे रहते हैं एकदम। तो मेरे को पूछते थे तुमको आता है क्या भैया। तो फिर मैंने उनको ये दिखाया कि इतने दिन से तुमको स्क्वायर करना पड़ा रहूंगा। देखिए आप, Did I say come in? I think you did. I mean, 5 ही मिनट का है, बहुत इफेक्टिव है। Miss Han, can I just come in? Yes. So what are we doing today? बच्चा उनको पूछ रहा है तो आज मुझे आप क्या पढ़ेंगे, वो बोलता है सेम, चल रोज का, जैकेट उतार, जैकेट डाल, उठा पहन, जैकेट निकाल, जैकेट डाल, उठा पहन। बच्चा 5 मिनट बाद उनको बोलता है आपको कुछ आता भी है क्या, यही कराते हो मुझसे। फिर वो दिखाता है कि मैं ये तेरे को क्यों करा रहा हूँ।
I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. Okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why I only have one student? Because you don't know Kung Fu. Joy, What? come here. Check it on. Miss Han, I already. Check it on. Check it on. I have a jacket. Check it on. It's strong. Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left to back. Right feet back. Left leg back. Heavy jacket. Focus. Always concentrate. Left back. Right foot back. Heavy jacket. Straight. Heavy jacket. Strong. Hang on. Hang on. Hang on. Hey. Right. Hang on. Hey. Higher. Higher. Good. But no base. Check it out. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Dui. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket. It lives in how we treat people. कभी कभी ये मूवीज भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। आप गूगल पे बस सिंपल सर्च करेंगे कि टीचर और स्टूडेंट के बॉन्डिंग में जो मूवीज है, कोच और ट्रेनी के बॉन्डिंग में जो मूवीज है, आप वंस इन अ वाइल महीने में एक आध मूवी दिखा देंगे बच्चों को, आपका बहुत सारा काम उसमें आसान हो जाएगा। हिंदी में भी मिलती है सारी मूवीज। मैंने ये किया है। ये मेरे को पर्टिकुलरली यूजफुल इसलिए था कि जो बच्चे मेरे सामने बैठते थे सब गाली गलौज करने वाले टुकार बच्चे थे, क्योंकि वो मेरे को फ्री पढ़ाने का वो जो नशा पड़ा था शुरू में कि IIT छोड़ दूंगा, गाँव बदल दूंगा, उस चक्कर में मैंने घर वालों को नहीं बोल के कॉलेज छोड़ दिया और मैं पढ़ाता था बस बच्चों को। मेरे को दिन रात मेरे को समय का ध्यान नहीं रहता था, पानी पीने का मेरे को 10-10 घंटे ध्यान नहीं रहता था, बस पढ़ाते रहता था मैं बच्चों को। और वो पढ़ाते 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 पीछे चलती रहती ना हंसी मजाक गाली गलौज है ना, चलते ही रहता है ना। तो वो बदलने के लिए मैंने एक दिन बस उनको हमारे भारत का इतिहास पूरा मैंने एक्चुअल इतिहास बता दिया था उनको, पिछले 1000-2000 वर्षों का, और पिछले 50-60 वर्षों में कि कैसे उनके परदादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी किस परिस्थिति से गए गुजरे हैं और तब जाके उनको इतनी लैविश जिंदगी मिल रही है उन बच्चों को। जब ये सब मैंने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से लेके अभी तक का, बस मैंने खाली उनको इतिहास सुना दिया, कितने सारे तो बच्चे रो ही रहे थे। आधों की उस दिन ही मैंने गाली गलौज निकाल दी थी, उसी दिन गाली गलौज निकाल दिया था मैंने उनमें से सारा। खाली चरित्र सुना के मैंने पिछले 400-500 साल में कि कैसी हालात रहे हैं हमारे देश के, जब अंग्रेज थे तो कैसे भूखमरी के हालत थे। मैंने फोटो दिखाए उनको, कैसे बंगाल में जो होता था, कैसे महाराष्ट्र में लोग भूखे मर जाते थे, खाने को अनाज नहीं रहता था, लाशें पड़ी रहती थी और गिद्ध आके बैठे रहते थे लाशें खाने के लिए, लोग मर रहे होते थे भूख से, क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठा कोई उनका प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसने खाना आना से बंदी कर दी थी, भारत में खाना भेजने से, अनाज भेजने से। ऐसे हालात थे। और उनको फिर रियलाइज करा तो कि कैसे हमारा देश, कितने प्रधानमंत्रियों ने, कितनों ने संघर्ष किया और उसके बाद हमारा देश जिस मुकाम पर है आज उस मुकाम पर है, और तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो और इसको हंसी मजाक में वाया कर दोगे क्या। तो ये ऐसे बोलने का, मोटिवेशन का और ऐसे मूवीज का
छोटे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे जो तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे पूछते थे ना कि भाई आप दिन रात स्क्वायर ही कराते रहते हो, क्या फायदा है? तो हफ्ता भर कराने के बाद उन्होंने पूछा ना मुझे, तो जब हफ्ता भर मैंने ये करवाया उनसे, खाली यही करवाते रहा, खाली यही करवाते रहा, उसके बाद में मैंने उनको हायर लेवल का बस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन दिया, फ्रैक्शन का 1/16 मैंने ऐसे दे दिया, 19/16। तो इसको वही बच्चे करने में पहले जो 2 मिनट लगा रहे थे, 30-30 सेकंड में खत्म कर रहे थे। ये वाला गुणाकार, ये वाला गुणाकार और ये वाला गुणाकार। आप सभी जानते हो फ्रैक्शन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इतनी स्पीड बढ़ गई थी और वो मैंने रियलाइज करवा के दिया। उसके बाद बच्चों ने मेरे को बेयरली, मैं क्यों करवाता हूँ चीजें, इस पे क्वेश्चन कम ही पूछा है उन्होंने। ये क्यों करवा रहे हो आप हमसे, हाँ ये क्यों आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, वो क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं मुझसे। फुल फ्रीडम दे करके रखा है, पूछो, पढ़ाई का कुछ भी पूछो, नॉन पढ़ाई का कुछ भी पूछो। बच्चे तो यहाँ तक पूछते हैं कि भैया आप पबजी नहीं खेलते थे क्या, आप फ्री फायर नहीं खेलते थे क्या, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या 11th-12th में, आप क्यों नहीं बिगड़े? ठीक है, ये सब इतना फ्रीडम दे करके रखा है, क्योंकि आप बात करोगे बच्चों से, डिस्कस करोगे, वो गलत ट्रैक पे नहीं जाने वाले, नहीं बिगड़ने वाले बच्चे। आप बाबू को जिनको बिगड़ना हो तो बिगड़ने ही वाले हैं, जिनमें टेम्पटेशन है। बहुत सारे बच्चे कॉशन में रहेंगे, जब वो रॉन्ग डिसीजन लेने की बारी आती है ना, उनके दिमाग में, माइंड में आपका फोटो आता है, सर ने बोला था नहीं, मैम ने बोला था नहीं, वो ट्रैक पे रहते हैं बच्चे। आपके लिए लॉन्ग टर्म में वही बेनिफिशियल है। आप जो ये 6th-7th के बच्चों पे जैसे आप उनके साथ बिहेव रखोगे, उनको ये जो फीड करोगे, सारा ये नॉलेज जो उनमें पोर इन करोगे, आप विश्वास मानिए 6th-7th में आप जी तोड़ के मेहनत लीजिए, 10वीं में आपको एकदम आराम मिलेगा। आपको खाली क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, बच्चे आपस में निपटा लेंगे क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आप उनको दोगे, मुश्किल से 1 क्वेश्चन आप तक लाएंगे वो। और 6th में तो हालत ऐसी रहेगी, 7th में तो हालत ऐसी रहेगी, 10 क्वेश्चन आपने दिए, एक को भी एक नहीं आ रहा है, आपको हर एक क्वेश्चन समझा के, एक क्वेश्चन आपने लाइन्स एंड एंगल्स का क्या लिख लिया, आपने एक बार उनको क्या बता दिया कि ये 110 डिग्री है, तो ये वाला ढूंढ कर बताओ, तो आपको इसमें 50 मिनट भाषण समझाना पड़ेगा उनको कि बेटा ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर है, तो ये देखो ये दोनों मिलके 180 होता है, कितना होता है 100, उगलवा के लेना पड़ता है, कितना होता है वो नहीं बोलते 180, जोर से बोलो कितना होता है 180, फिर एक को पकड़ लेना कौन सा वाला 180 होता है, वो बोलता है सर ये वाला 180 होता है, उसको बोलना 1 2 के तेरे को, सब जन ध्यान दो, ऐसे ध्यान पकड़ के रखना उनका। सब बच्चों 6th के छोटे चंचल बच्चे होते हैं, ध्यान ही नहीं रहता क्लास में, तो उनको बोलना बेटा ये वाला 180 नहीं है, ये मिल के पूरा 180 है, पूरा का पूरा मिल के, तो अगर ये वाला 110 है तो अब ये बोल कितना होगा। फिर भी बच्चा 6th का बच्चा है, और बचपन में उसके माता पिता ने उसमें नंबर सेंस तो भरी नहीं, उसमें 1 2 3 4 5 6 10 13 -7 नहीं कराया गया उस बच्चे को, वो डायरेक्ट 6th में आया है इधर। तो आपको उसको थोड़ा प्यार से उसको बोलना है, चल ऐसे सोच तेरे पास 180 रुपए, 100 रुपए की नोट दिख रही, 100 रुपए की दिख रही है, बोलेगा हाँ, टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग को। 6th में इतनी छाती तोड़ के लेना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, चेस्ट पेन हो जाता है, लेकिन विश्वास आप मानिए छोटे उम्र में आप 6th-7th में इतना जोर लगाइए, 10वीं तक आते आते आपकी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। मेरी 10वीं की बैच है, मेरे को खाली टेस्ट पेपर पकड़ाने पड़ते उनको, ये चैप्टर पे तुम्हारा टेस्ट है, 2 घंटे का पेपर हुआ, उन लोगों के OMR शीट रहते हैं, बबल शीट, आपस में इंटरचेंज करके एक जन खड़ा रहता है, वो आंसर की अनाउंस करता है, सब लोग चेक कर लेते हैं, रिजल्ट लाके मेरे को दे देते हैं, इतना रिजल्ट, इतना ऑनेस्टली मैच्योरिटी उनमें। मैं उनको बिठा के चले जाऊँ ना बाहर, एक बच्चा चीटिंग नहीं करता। उनको मैंने ये समझाया है कि बेटा तुमको असली पेपर में चीटिंग करने का मौका मिल जाए बिना पकड़े तो कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन की बारी होगी, अभी मत करो, क्योंकि अभी तुम चीटिंग करोगे तो तुम मुझे बेवकूफ तो बनाओगे, लेकिन खुद को भी इस भ्रम में रखोगे कि तुमको बहुत आ रहा है। तुम अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बनाओगे, जब ट्यूशन का रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगते टाइम उनको लगेगा अरे भाई हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, जो हम फीस भर रहे हैं उसका कुछ तो वैल्यू हो रहा है, सब्सटेंस हो रहा है। तुम और लेकिन मेरे को बेवकूफ बना के, माता पिता को बेवकूफ बना के तुम खुद भी इस भ्रम में रहोगे कि तुमको बता रहा है। बार बार रिपीटेडली समझाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ 6th-7th में छाती दुख जाती है, इतना बोलना पड़ता है 6th और 7th की क्लास में। लेकिन आप विश्वास मानिए, आप हर बार अपने 6th और 7th के क्लास में ये पूरा झोंक दीजिए खुद को, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पूरा आराम से चलेगा सब कुछ। 8वीं तक वो एक मोड रहेगा, ट्रांजिशन मोड, मेटामॉर्फोसिस होगा। वो जो फुल पाखरू होता है ना अपना, बटरफ्लाई अंडा देता है छोटा सा, जो तितली होती है अंडा देती है ना छोटा सा, वो अंडे की अड़ई बनती है, वर्म बनता है, और वो पत्ता खा खा के बाद में उसका कुकुन लटकता है, और कुकुन लटकने के बाद कुकुन फाड़ के वो बटरफ्लाई, वो तितली बाहर निकलती है। तो वो अड़ई जो है ना 6th और 7th की, वो 8th में 9th में उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, 10th बहुत स्मूथ जाता है। लेकिन 6th-7th में तो आपको बहुत परिश्रम करना है। आपको 10 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपने दिया, एक क्वेश्चन उस एक ही बच्चे को टारगेट करके उसको समझाने में, और फिर उसको बोला चल अभी वो 110 वाला हो गया, अब तू मुझे करके बता, अब ये वाला क्वेश्चन है 125, अब चल बता ये वाला कितना होगा, चला बोर्ड पे। फिर वो आएगा, वो बैठा रहेगा, फिर उसको बोलना सोच मैंने कैसे सोचा था, सोच याद कर मैंने क्या सोचा था। वो बोलेगा भैया आपने पहले आपने बोला था ये 180 है, तो मैंने बोला हाँ फिर ये 180 है, सोचना 180 है, तो कितना हो जाएगा।
फिर उसको टाइम लगेगा, दीजिए उसको टाइम, वो करेगा यहाँ पे 180 125, उसको याद नहीं आ रहा होगा एडिशन करूँ कि सब्ट्रैक्शन, दीजिए आप उसको टाइम दो, उसको बताइए देख इधर क्या करा था तूने, 180 में से क्या करा था, 110 को माइनस करा था, हाँ वो करेगा, फिर वो करेगा। संयम रखिए, 6th और 7th में संयम रखिए। जब वो बच्चा कर रहा है ना, एक बात आपको बहुत मजेदार बोलता हूँ, जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आधे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते, आप एक नमूने को उठा के लाइए, पूरा क्लास ध्यान दे रहा होता है, सारा क्लास क्वेश्चन पे नहीं उस बच्चे पे ध्यान दे रहा होता है कि सर उसको कब मारेंगे कब मारेंगे कब मारेंगे, उस मोमेंट के लिए वो रुके रहते हैं, उस चक्कर में पूरे क्लास का ध्यान रहता है। और आप पकड़ के लाते हैं तो ध्यान बनता है। 6 7 छोटे बच्चों का ध्यान पकड़ के रखना है आपको। 8th 9th में बहुत उठाने की जरूरत नहीं, अगर हो तो आप बिल्कुल उठाइए। 6 7th में तो आप टारगेटफुली उठाइए, आप संयम रखिए, इमेंस पेशेंस रखिए, बच्चों को ये विश्वास दिलाइए कि बेटा अगर तुझे क्वेश्चन हल करते नहीं आए तो तुझे फटका नहीं पड़ेगा, सिर्फ शरारत का फटका पड़ेगा, बदमाशी की, बातें की, मस्ती करी तो उसका फटका पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन तेरे से करवाएंगे हम, ठीक है, थोड़ी देर तेरे को खड़ा रखेंगे, ध्यान देना तूने, ठीक है। ये आप उसको, छोटे बच्चों में ये रियलाइजेशन बोल के नहीं आता है, हम उनको बोलते हैं ना कि तुमको हम क्वेश्चन नहीं आने का फटका नहीं देंगे, और अगले दिन कोई उनको नहीं आता है सच में क्वेश्चन तो दे देते हैं, तो ये काम नहीं करता है। आपको प्रैक्टिकली रोज खुद को याद दिलाना कि ठीक है भाई पेशेंस रखो, छोटा बच्चा है, ठीक है, ये है एक चीज है। और तो ये है कि आप तीनों प्रकार के बच्चों को केटर करिए। आप प्लीज जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एवरेज के क्राउड में झुककर उनको कम ना कर दे। आपके अगर पूरे के पूरे 10th स्टैंडर्ड में आपको लगता है खाली 100 बच्चों में से 4 ही बच्चे हैं जो कुछ बहुत, इनका मैथमेटिक्स ही इतना होशियार, क्या होशियार दिमाग है, तो उन 4 को आप और दीजिए। अगर लगता है आपको तो 11वीं के बैच में, एक आधे बैच में उनको गणित के लिए बिठाइए और सुधारिए उनको, 4 जन को निपुण बनाइए। आप उनको कम मत करिए, आप मेहनत सब पर लीजिए, लेकिन जो आपके हीरे हैं, जो आपके डायमंड्स हैं, आप उनको कम मत रखिए। क्योंकि मेरी ये एक बात समझिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप दूसरों को निग्लेक्ट करें, लेकिन ना एक परीक्षा में जो रिजल्ट आता है, SPI में, NTSC में, होमी बाबा में, ये स्कॉलरशिप में, उसमें टीचर सिलेबस पढ़ाने का योगदान पूरा टीचर का होता है, लेकिन मेहनत करके ही रिजल्ट आता है अंत में, और मेहनत करने का पूरा योगदान वो बच्चे का होता है, ठीक है। उसमें उसके माँ बाप थोड़े इन्वॉल्व रह सकते हैं, हम एक टीचर और पेरेंट्स मिलकर 10% तक, लेकिन अंत में एक ऐसी लाइन बोलता हूँ, जिस बच्चे को करना होता है ना वही करता है। तो जो आपके करने वाले बच्चे हैं उनको आप कम मत दीजिए, उनको सब जितना मत दीजिए, उनको थोड़ा 2 चीजें ज्यादा दीजिए, आप उनको 2 वर्कशीट उनको ज्यादा दीजिए, जेरोक्स का बिल बढ़ जाए आपका पर उनको दीजिए, उनको किताबें लाके दीजिए। हर महीने में आप सेकंड हैंड किताबें, फर्स्ट हैंड किताबें इकट्ठा कर करके एक रैक, एक पूरा रूम फुल ऑफ लाइब्रेरी, स्टोरी बुक्स, ये सब करवाइए। और एक विशेष चीज, इंग्लिश सुधारने के लिए बहुत, उसको भी बहुत परिश्रम लगता है, और आपकी तो दुविधा शायद मुझसे भी बड़ी है। मैं गांव में हूँ, मैं फ्री हूँ, और मैं तो 1st से 4th तक बोल देता, अनाउंस रहता है मेरा कि फ्री बैच है 1st से 4th, पूरी फलटन आई हुई रहती, 100 बच्चे हमारे पास में, और बैठ के मैं स्टोरी बुक लाता हूँ अंग्रेजी की, और अंग्रेजी की स्टोरी बुक खोल के एक लाइन समझाता हूँ और फिर मराठी में बोलता हूँ, फिर उनको उगलवाता हूँ उनसे, क्या बोला मैंने मराठीत सांगा, एक कोल्हा होता तो जंगलात जात होता, मग सगळे बोलतात एक कोल्हा होता तो जंगलात जात होता, देयर वॉज अ फॉक्स ही वॉज गोइंग इन फॉरेस्ट, देयर वॉज अ फॉक्स ही वॉज गोइंग इन फॉरेस्ट, ही वॉज गोइंग इन फॉरेस्ट। ऐसे करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। इंग्लिश तब आती है क्योंकि गांव के बच्चे हैं ना, और यहाँ भी वही तो सिचुएशन है। जो बच्चे बचपन से सिटी में पल बढ़ रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ के 7:30 को बच्चा स्कूल पहुंचा, टीचर गुड मॉर्निंग बोल रही है, हमको वैसा नसीब में थोड़ी मिल रहा है उधर लासुर में, और ना ही यहाँ तो आप सब कर रहे हैं इसलिए उन बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो बच्चा आपके पास डायरेक्ट 6th में आ रहा है, वो तो मराठी मीडियम से आ रहा है, सेमी इंग्लिश आ रहा है, कितने सारे तो स्कूल में नहीं थे, डायरेक्ट ही आ रहे हैं, है ना। इंग्लिश में आपको बचपन में बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा। आप विशेष रूप से सभी टीचर, जो आपको अगर फ्री टाइम मिले, आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है आपको बच्चों के साथ में, आप लाइब्रेरी रूम एक फुल ऑफ बनाइए, और ये बेंच कुछ नहीं रखना, सबने नीचे बैठ जाना बच्चों ने, जैसे आज मैं नीचे सेशन ले रहा था, बैठे हुए, स्टोरी बुक लेके आपने स्टोरी बुक पकड़ा देना, छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देना उनको, 10-10 20-20 के ग्रुप में तोड़ना, 50 का घोड़ का बेटा तो गप्पीच मारते रहते हैं, तो थोड़ा धाक रखना, और एक एक को उठवा के एक पैराग्राफ पढ़ने लगाना। नहीं तो सेम स्टोरी बुक अगर 50 कॉपी होगी आपके पास, या चलिए स्टोरी बुक नहीं है, उनकी इंग्लिश की किताब है ना, तो इंग्लिश की किताब जब आपने बच्चों को देकर के रखी है, क्लास में इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ने लगाना, एक्स्ट्रा टाइम देना, और एक पैराग्राफ पढ़ा, नहीं मराठीत नाही तर हिंदी मध्ये समजून सांग, मतलब बता उसका, पढ़ एक लाइन पढ़, उसका मतलब बता कि लेट से मान लीजिए कि मिस्टर ऑरवेल वॉज नॉट वेल, ठीक है, तो मिस्टर ऑरवेल वॉज नॉट वेल, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, मिस्टर ऑरवेल जो है, अटक गया बच्चा, नॉट वेल, बेटा वेल का मतलब क्या होता है, वेल म्हणजे एक आध बच्चा बोल देगा कुआ, बावड़ी, उसको बोलना नहीं वेल के 2 मतलब होते हैं, एक वेल मतलब बीमार है, नॉट वेल, वेल है मतलब अच्छा चल रहा है, सब खुश है, वो आराम से है, नॉट वेल मतलब सब ठीक नहीं चल रहा है।
ये उसको फिर उसको बोलना, सोच अभी क्या होगा, तो मिस्टर ऑरवेल ठीक नहीं है, हाँ बरोबर, चल अगला सेंटेंस पढ़। तो ही वेंट टू अ डॉक्टर फॉर चेकअप। तो ये तो इजी वाक्य, छोटे बच्चों का मैं उदाहरण बोल रहा हूँ 6th का, की ते डॉक्टरकडे गेले चेकअप करायसाठी, ठीक आहे। तो चेकअप उनकी थोड़ी शुद्धकरण कराना उनको, चेकअप नहीं, मराठीत काय म्हणतात चेकअपला, उपचारासाठी गेले, ठीक है, करवाना पड़ता है। इंग्लिश का और मैथ्स का, ये मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर वाला ये, और इंग्लिश का 6th और 7th में वो बीजों को इतना फर्टिलाइजर डालना पड़ता है इंग्लिश और मैथ का, आपको बड़ा होकर आराम मिलेगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन। आज 2025 में मेरे पास जो 10वीं में बच्चे हैं, 2021 में वो 6th में आए थे मेरे पास, 17 सितंबर उस दिन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन था, उस दिन उनकी बैच चालू हुई थी, और नवंबर महीने में होमी बाबा था, 6th में आए थे वो बच्चे मेरे पास, 1.5 महीने में होमी बाबा था उनका, और वो 6 बच्चे थे, सिर्फ 6 बच्चे। आज तो उनकी बैच बढ़ते बढ़ते 32 बच्चों की, 32 बच्चों की हो गई है। मैंने तब से 6th और 7th में भरपूर हो गए थे, इंग्लिश मैथ इंग्लिश मैथ इंग्लिश मैथ इतना करवाया है मैंने। अब वो स्ट्रीम लाइन हुआ प्रोसेस। आज मेरे पास 6th में होमी बाबा में बच्चे हैं ना, मेरे को आधे बच्चों को जो मेरे पास 3rd से 4th से 5th से है, उनको वर्कशीट और सामान और पेपर पकड़वाने पड़ते हैं, बुक खोलने को लगानी पड़ती है, वो करते बैठते हैं। और जो 6th में नए नए आए हैं उन पे बहुत मेहनत लेनी पड़ती, और मेरी असली मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत तो इधर चलती, 1st से 4th। इनको बना दिया, इनको इंग्लिश में निपुण बना दिया, इनको इंग्लिश का मतलब समझ आने लग गया, पढ़ के अगर इनको क्वेश्चन का मतलब भी समझ आने लग गया, बहुत बड़ा काम खत्म हो गया वहां पे। फिर इनकी खाली मैथमेटिकल एबिलिटी, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, अरिथमेटिक पे काम करनी है, अरिथमेटिक ये सबसे जरूरी। 6th और 7th में आप अगर बाकी का पूरा सिलेबस बाजू में रख दे, आप वो लाइन्स एंड एंगल, मैंने निकाला ना ये फोटो, ये तस्वीर निकाली ना 6th 7th की, इसको अपना ही भी पढ़ा है, बहुत जोर नहीं लगाए, लेकिन स्कॉलरशिप वाला वो 8वीं में स्कॉलरशिप का क्लास रहेगा, आप 6th और 7th की मिनी स्कॉलरशिप बैच बनाइए, और उनको खाली ऐसे क्वेश्चन कराइए फ्रैक्शन के, बॉड मास। उनको बोलिए कि बेटा देख सोच, डिवीजन पहले करेंगे, गुना आकार पहले करेंगे कि एडिशन पहले करेंगे, फिर वो बॉड मास में डी तो पकड़ लेगा डिवीजन, उसको बोलिए फिर अभी कर बेटा डिवीजन, बाकी पूरे क्वेश्चन को डर मत बेटा, बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत, इसको भूल जा, इस पे ध्यान दे, सिर्फ इसको देख, मैंने तेरे को डिवीजन सिखाया है ना, तो बोलेगा हाँ सर, तो आपने उसको बोलना अलग से लिख, फिर उसको इतना से अलग से लिख, ध्यान दे, वो बोलेगा हाँ सर, अलग से लिखने सर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, दिख गया, वो उतना बड़ा क्वेश्चन देख के मैं डर रहा था, क्या पहले करूँ और क्या बाद में करूँ। मैंने जैसे ही अलग से लिखा तो मैंने डिवीजन को गुणाकार कर दिया और 2/3 का उल्टा कर दिया 3/2, अब मेरे से हो गया 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। ये इसको बॉड मास जो है फ्रैक्शन का, ये अपनी रेलवे भर्ती की परीक्षा होती है ना, तो उसकी किताबों में यही भरा पड़ा रहता है सारा, जो 10वीं 12वीं की जो रेलवे भर्ती की किताबें होती है उनमें यही भरा पड़ा होता है, जो पुलिस भर्ती होती है उसमें यही भरा पड़ा होता है। अब वो किताबें लाइए और बच्चों को 6th और 7th के बच्चों को अरिथमेटिक करवाइए, फ्रैक्शन का बॉड मास, इतना बॉड मास उनका कैलकुलेशन। आपको आप देखिए 8वीं में बच्चे आपके पास आएंगे और आप उनको ये पढ़ा रहे होंगे ना, क्यूब रूट ऑफ 729, आपको एक बार पढ़ाना पड़ेगा कि बेटा सोचो 729 किसका क्यूब होता है, कौन से नंबर को खुद से 3 बार गुना करेगा, खुद से किया गुना 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 तो 729 बनेगा। बच्चे 1 मिनट 2 मिनट फर्स्ट टाइम में सोच के आपको बता देंगे नहीं, क्योंकि आपने ये भरा है उसमें और ये भरा है उसमें, मैथमेटिकल सेंस और नंबर सेंस और इंग्लिश ये आपने भरी 6th 7th में। 6th में आपका बच्चा होमी बाबा क्लियर नहीं भी करे, जो कि मेरे लिए गाँव में भी केस है, 40 बच्चों को 6th में पढ़ाऊँ तो 2 बच्चा मुश्किल से लेवल 1 निकल पाता है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, और वही 40 बच्चे मेरे पास 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, 9वीं में जब वो आते हैं, उन 40 बच्चों में से 35 बच्चे होमी बाबा लेवल 1 निकाल देते हैं और 10-15 बच्चे मेडल ला लेते हैं। इतना फर्क आता है क्योंकि अंग्रेजी बढ़ी ना। 6th के बच्चे को आप पढ़ाओ व्हाट इज द यूज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, वो कॉजेस उसको समजच नाही येत, कॉजेस म्हणजे कुठल्या व्हिटॅमिनमुळे, कुठल्या व्हिटॅमिनची जर कमी असली, जर डेफिशियन्सी असली तर नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधार होतो। अंग्रेजी समझ नहीं आती उनको बच्चों को, कॉजेस यानी क्या है, ठीक है, तो उधर अटक जाते हैं 6th में। और 9th में आते आते इंग्लिश सुधरी है नेचुरली, स्कूल के वजह से भी सुधरी, स्कूल में भी टीचर बहुत एफर्ट लेते हैं सब बच्चों के, ट्यूशन में भी आके इतने क्वेश्चन छुड़ा रहे हैं, मैं बार बार इतना करवा रहा हूँ तो हो रहा है। तो आप 6th और 7th में इंग्लिश और मैथ, 8th में भक्कम स्कॉलरशिप एक बहुत फैंटेस्टिक एग्जाम है। स्कॉलरशिप परीक्षा में साइंस विषय बाजू में रह जाता है, जो कि बहुत नेसेसरी नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, 3 ही चीजें हैं जो असल जिंदगी में बच्चे को काम आने वाली। वो जॉब इंटरव्यू को जाए, वो हीरो होंडा के प्लांट में जाए, किधर भी जाए, उसको सामने एक लॉजिकल रीजनिंग का पेपर देंगे, थोड़ा गणित का पेपर देंगे, अरिथमेटिक और अंग्रेजी देखेंगे बच्चे की। ये स्किल में लगता है बस, इंग्लिश, गणित और लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, IQ, इतना अगर बच्चे को आता है तो बच्चा जीवन में बहुत कुछ, तो एक अच्छा अपना जीवन चला लेगा, इतना तो कर ही लेगा बच्चा। तो स्कॉलरशिप इसलिए बहुत जरूरी है। और 9वीं की होमी बाबा इसलिए जरूरी है
कि बच्चे को बैठने की आदत लगे, साइंस का रट्टा मारने की आदत लगे, इतने लॉन्ग लॉन्ग आंसर, पूरी हेरिडिटी, वेरिएशन, लाइफ प्रोसेस, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोल कॉन्सेप्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस की किताब बार बार पढ़ने की आदत लगी। क्योंकि 10वीं में उसको साइंस 1, साइंस 2, 10वीं बोर्ड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसको इतना लिखना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 7 तो लेखी विषय उसके 10वीं में, 7 लेखी पेपर है, और गणित दिमाग वाला पेपर है, मैथ 1 मैथ 2 10वीं में। 9वीं में बच्चा आप होमी बाबा पे सब कुछ झोंकोगे, पढ़ाई तो करो, हुआ वो अलग बात, हुआ तो बहुत अच्छी बात, और करेंगे आगे के लेवल का। जिनका नहीं भी हुआ वो नहीं, वो प्रिपरेशन के पहले इस लेवल पे थे, 6 महीने पढ़ाई कर करके लेवल इतनी बढ़ गई, साइंस पढ़ने की आदत लगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लर्न करने की आदत लगी तुमको, टेक्स्ट बुक पढ़ने की, वाचन की आदत लगी। नहीं तो बच्चे हॉस्टल पे जाके क्या करते हैं, हॉस्टल में जाने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों के पास वो गाइड और अपेक्षित होते हैं, और वो आपने उनको साइंस का मैथ का होमवर्क दिया। अपने टाइम पे आप सोचो ना, आप जब सब स्कूल में थे, आप वो गाइड और अपेक्षित में थोड़ी ढूंढते थे, आप जो है किताब पढ़ पढ़ के उसमें आंसर ढूंढा करते थे। आज के बच्चे करते हैं क्या, नहीं करते, रीडिंग डेफिशिएंसी है, बच्चे किताब ही नहीं पढ़ रहे, किताब नहीं पढ़ रहे तो इसको चालना कहाँ से मिलेगी, ये बुद्धि कैसे बढ़ेगी। खाली वो मैथ का आप उनको देते हो कि पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके लाओ, बच्चा जरा सा दिमाग नहीं लगा रहा, गाइड खोल रहा है, छाप ले रहा है कि सर मेरे कंप्लीशन करेंगे। तो मैथ्स में हम लोग ये कर सकते हैं कि उनको अगले दिन पूछे, होमवर्क किया है ना, संयम रखें हम, सिलेबस थोड़ा महीना भर लेट होगा, कोई गड़बड़ नहीं है सिलेबस, लेकिन बच्चों को आना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज सुपरफिशियल लेवल पे करेंगे कि देखिए सारी नोटबुक तो कंप्लीट है उनकी, सब कुछ तो चेकिंग तो हो रहा है, स्टैंपिंग तो हो रही है, बच्चों का कंप्लीशन अच्छे से चल रहा है, टीचर हम लोग सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो आपको ही आएगी स्कॉलरशिप के एग्जाम के टाइम, जब बच्चा ओरिजिनल क्वेश्चन सोच ही नहीं पाएगा। 8वीं के स्कॉलरशिप के परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होता जो किताब से उठ के डायरेक्ट आ गया, या पिछले 5 वर्षों के पेपर से डायरेक्ट एज इट इज आ गया, हर बार नया आने वाला है। बच्चा वो क्वेश्चन खुद से उस पेपर के दौरान उस एग्जाम सेंटर पे तभी कर पाएगा जब उसमें सोचने की काबिलियत विकसित करी गई है, करवाई गई है, उससे करवा के लिया गया है क्वेश्चन। उसने आज पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के 10 क्वेश्चन करके ला लिए, लेकिन अगले दिन 1-2 नमूनों को उठा के आपने लाया। और मैं ये मैजिक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक। आप बच्चों को कुछ सीरियस बोलो, उस समय पे अगर क्लास में 50 बच्चे, 30 बच्चे आपके पास ध्यान दे रहे होंगे, 10 इधर उधर देख रहे होंगे, और 10 आपके पास देख के मन में इधर उधर देख रहे होंगे। 30 बच्चे एट अ टाइम आपकी बात सुनते रहते हैं, और वो फ्लक्चुएशन चलते रहता है, उसमें एक फ्लक्स का मोड रहता है पूरा। वो 30 बच्चे स्थायी नहीं होते, स्थिर नहीं होते। अभी एट एनी गिवन मोमेंट किसी भी समय पे कोई तो भी 30 बच्चे ध्यान दे रहे होते हैं 50 में से। अभी ये 20 दे रहे हैं, फिर ये 10 ने ध्यान देना बंद कर दिया, ये वाले 10 ध्यान दे रहे हैं, ऐसा चल रहा होता है। और जैसे ही आप एक नमूने को उठा के आगे लाओ, 50 में से 48 49 बच्चा भी ध्यान दे रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ के सबके सब ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है। आपने बस नजर बच्चों की तरफ घुमाते रहना, एक हाथ नजर, अगला एक जन को बुलाता हो तुम में से, ऐसा सबका ध्यान रहता है कि अरे भाई अभी ध्यान दो, क्योंकि सर ने ये वाला क्वेश्चन उसको दे दिया, ये वाला पूछा है, वो दिया है। अब वो बच्चा जैसे जैसे करेगा वैसे सर अपने को एक आधे को बुलाने वाले हैं पूरा क्योंकि वो बच्चा समाज जो है वो उनके प्रतिनिधि पे ही ध्यान देता है, उनमें से एक पे उनका ध्यान रहता है कि इसके साथ सर क्या करते हैं, इसको फटके पड़ेंगे, या इसको मुर्गा बनाएंगे, या इसको 5 उठक बैठक लगाने लगाएंगे, या इसको जगह पे जाके खड़े करेंगे, उस पर पूरा ध्यान आ जाता है उनका। ये अटेंशन, जब आप अटेंशन कैप्चर ना कर पाओ, प्यार से एक बच्चे को उठाओ, इधर आ इधर आ। बच्चा तो पहले डर जाता है, पूरा क्लास में सन्नाटा हो जाता है, गया भैया, ठीक है। उनको बोला मार नहीं रहा हूँ, इधर आ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस तेरे को, इधर, ठीक है। और एक्चुअली नहीं मारना, करने लगाना, उसको नहीं आया उसको वहां खड़ा करना, वहां खड़ा रहे। चलो किसको आता है तुम में से, तो 1-2 तो रहेंगे, हिम्मत करके थोड़ा हैंड रेज करेंगे, उनको बुलाना आ जा करके बता, ठीक है। उस और समझा के बता, जोर से बोलवा, क्योंकि देखिए जो 2 बच्चों ने हैंड रेज कर दिया ना, वो आपके स्कूल के फ्यूचर लीडर्स है, वो रिजल्ट लाने वाले हैं, वो SPI NDA फोड़ने वाले हैं। वो बच्चे जो हिम्मत कर दी ना हाथ ऊपर करने की, SSB के क्वालिटी उधर दिख के आ गए वो बच्चों में। और एक तो है कि बुद्धि है, उनमें अकल है, इसलिए तो हैंड रेज कर रहे हैं, उनको सॉल्व करते आता है, और डेयरिंग है आगे आने की, आपके रिजल्ट है उन बच्चों में। आप उस बच्चे में एक कौशल लिए भरिए, जो सामने आ गया ना हिम्मत करके आपके पास में, उसको आप ये बोलिए कि जैसे मैं समझाता हूँ ना, मैं टीचर हूँ, मैं तुमको बच्चों को समझाता हूँ ना, वैसे ये सारे क्लास को समझा के बताओ। वो बच्चा बोर्ड की तरफ फेस कर रहा है तब कर लेगा, सर इसका आंसर है ना ऐसे है 70 है। अब वो बच्चा पलटा, आपने बोलना पूरे क्लास को समझा के बता कैसे सोचा तूने, फिर वो इतराएगा, फिर वो बोलेगा देखो सर ये पूरा 180 है, उसको बोलना सर मत बोल, बच्चों के पास देख के बोल, तो देखो जी ये 180 है, पूरा 180 है, तो अगर ये 110 था तो 180 में से अगर ये वाला 110 है तो बचा हुआ 70 होगा, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो आपने बोलना रुक जाओ,
और ये जो बच्चा खड़ा था ना, जिसको नहीं आया था, उसको बोलना कौन सा एंगल है ये दोनों, बोले उसका ध्यान ही नहीं था। ठीक है, इसको बोलना वापस बोल, ये दोनों कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बोल कौन सा एंगल है, वो बोलेगा सर करस्पॉन्डिंग एंगल है। सबको समझ आया कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, सबका ध्यान रहता है। ठीक है, आप बच्चों को यूज करिए, इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास दिए गए, आपके पास करकटक और कंपास और वो डी नहीं, प्रोट्रैक्टर नहीं, ये बच्चे आपके टूल्स है, उठाइए उनको। पूरे क्लास का ध्यान आप खींच लेंगे एक साथ में, सबका। नहीं तो एनी गिवन मोमेंट पे 30 बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, 10 बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, और 10 बच्चे मन के ख्याल में, अपने मन में ही कुछ तो चल रहा है, उनका ख्याली पुलाव चल रहा है, डे ड्रीमिंग, दिन के सपने उनके चलते रहते हैं। पकड़िए उनको, ध्यान लाइए उनके, बार 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 बार। 6th-7th में तो बहुत कराना पड़ता है। 6th-7th में आपने क्लास पे कमांड इकट्ठा कर ली, या मान लीजिए आप 10th 11th 12th वाले टीचर है, 10th और 11th में आपने कमांड ऐसे खींच लिया, बच्चों का ध्यान आपके पास खींच लिया, एफर्टलेसली क्लास चलता है। आपको जब जब आगे चल के सिलेबस की स्पीड बढ़वानी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम आ रही है, तो आप एफर्टलेसली स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने आपके क्लास पे कमांड डेवलप नहीं की, ध्यान का आकर्षण आप नहीं बने, ध्यान खींच नहीं सीखे, आप अगर खींचना नहीं सीखे सब बच्चों का ध्यान, तो आप साथ में सिलेबस नहीं बढ़ा पाएंगे, आपके अपेक्षा अनुरूप मार्क नहीं आ पाएंगे बच्चों के पेपर में। राइट, आप इतना करिए। अब आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। जी। So we have to use to learn high words in English, and also I have a problem is how to learn tables or square. हाँ सर। अगर मुझे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो मैं वो ऐसे टेक्निक्स कौन से आप यूज कर रहे हैं? जी सर, टेबल्स के लिए तो मेरी बस छड़ी ही काम आती है मेरे को 1 से 20 तक तो मैंने एकदम मगअप बुलवा के देता हूँ मैं, खड़ा कर करके बोल। प्राइमरी तो है, बच्चे को कम से कम जब 6th में हमारे पास बच्चा आ रहा है ना, उसको 1 से 10 1 से 12 तक आना ही चाहिए, इतना। फिर 13 का पाड़ा थोड़ा कठिन होता है बच्चों को, छोटे बच्चों को इधर तक ही पाठ रहता है 13 का पाड़ा, इसके बाद ब्लैंक रहता है वो, फिर उगलवा के लेना पड़ता है उसे, बोलो बोलो बोलो, रिपीटिशन। छड़ी का धाक, रोज छड़ी का धाक, रोज अगर आप 1 घंटा गणित ले रहे हैं, क्लास में आने के बाद हर बच्चे को मालूम रहना चाहिए, शुरू में 10 मिनट तो हाथी लाल होने वाले अपने। हर एक बच्चा क्लास में आने से पहले शाम में हॉस्टल में जाने के बाद पढ़ता है। और आप जल्दी अगर काम निकलवा के लेना चाहे तो आप 2 स्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके कंट्रोल में, आपके ही यहाँ पर है, कि सुबह एक बार धपाटे दीजिए, 10-12 को बजाइए, और उनको बोल के रखिए कि बेटा तुमको 5 से 8 तक फ्री टाइम है ना तुम्हारा, 8 बजे एक चक्कर मारूंगा, मैं मारूंगा, या जो भी सर टीचर स्टाफ है वो हॉस्टल पे चक्कर मार के तुम 10-12 जनों की, मैंने यादी दे के रखी उनके पास, तुम 10-12 के टेबल लर्न होने वाले हैं आज। करते ही है वो, डर के मारे बैठते, 13 1 13, 13 2 24, 13 3 49, चालू ही रहता है उनका। ये टेबल है डर के वजह से। और मैं ये जानना चाहता था कि स्कूल में हर बच्चे के पास में ये डिक्शनरी है क्या, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी, क्योंकि बहुसंख्यक बच्चे मराठी लैंग्वेज कंफर्टेबली यहाँ पे सभी जन समझते हैं वो बच्चे। इंग्लिश टू मराठी वो थोड़ी बड़ी साइज की 200-250 की डिक्शनरी आती है, तो या तो एक सारे बच्चों में वो कंपलसरी कर दी जाए, या फिर है ना लाइब्रेरी हमारे एक शेल्फ में इसकी 20-30 कॉपीज ला के रख दी जाए, कि जब क्लास चल रहा है हर बेंच पे, हर 2-3 बेंच में एक एक डिक्शनरी बांट के रख दी है ऐसे, और उनको करवाया जा रहा है, रोज का होमवर्क दिया जा रहा है। इंग्लिश पढ़ाना ये एक बहुत ही पेन टेकिंग एफर्ट है सर, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चा ABCD से लेके तो एप्पल, ब्यूटीफुल, कैट, डॉग और सेंटेंस और पैराग्राफ तक नर्सरी से लेके 4th 5th तक पढ़ लेता है, नॉर्मल CBSE स्कूल में, ICSE स्कूल में। और हमारे पास 6th में बच्चा आ रहा है, और उसका ये इंग्लिश वाला बैकग्राउंड शायद हुआ ही नहीं है अच्छे से, तो हमको 6th से लेके तो कम से कम 8वीं 9वीं तक संयम लगने वाला है। मेरा भी लासुर में यही अनुभव है। 9th में मेरे पास 10th में गौरव चौहान नाम का बच्चा है, 5th में वो नवोदय में सिलेक्ट हो गया कन्नड़, 5th 6th 7th 8th 4 साल वहाँ रहा, 9th में मैंने उसको स्कूल छोड़वा के वापस बुला लिया। एक मैथ्स की बहुत कठिन परीक्षा होती है आजकल, IOQM नाम से, वो करवाने के लिए। तो बच्चा गणित में इतना होशियार है, BSc फर्स्ट ईयर का मैथ करता है वो, लिटरली कॉम्बिनेटोरिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, 12th का अक्खा कैलकुलस उसको, JEE मेंस लेवल का आता है उसको पूरा। और वो हर बार इंग्लिश में मार्क आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन उसको, इंग्लिश में लिखा हुआ गणित का क्वेश्चन उसे समझ नहीं आता ढंग से, उसको मेरे पास आना पड़ता है, समझा के लेने पड़ता है। तो मैं उसके इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश नहीं आया तो तू IIT क्या करेगा, तेरे से क्या होने वाला है। इंग्लिश कराना ये ही खुद ही एक बहुत छाती दुखाऊ काम है, सर दर्द वाला काम है, लेकिन आप सभी टीचर्स को मिलकर एफर्ट देना है। सायन्स के टीचर को देना है, हिस्ट्री के टीचर को देना है, ज्योग्राफी के टीचर को देना है, मराठीच्या ज्या शिक्षक शिक्षिका असतील त्यांना सुद्धा हा एफर्ट द्यायचा आहे, की एखादा शब्द चालू क्लासमध्ये मराठीचा सांगायचा आणि इंग्लिश मधून काय आहे ते विचारायचं। सर प्लीज। हो सर। जी। यस।
पासून शिकवायचे अगदी आई सुद्धा हो हो असे विद्यार्थी आहेत सध्या काही. जी अशा विद्यार्थ्यांना कसं बघायचं आमच्या वर्गात काही हुशार विद्यार्थी बरोबर सर. ते अशा पण हो हो शिकवायचं तर नाही शिकवलं असल्यावर एवढं मागे राहून जातं. सर ह्यासाठी कसं आहे, एक आपण बघा असा एक ग्राफ असतो, जे विद्यार्थी थोडे पक्के आहेत ना ते स्थायी रूपने एक स्थिरताने पुढे 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 चाललेत अभ्यासक्रम मध्ये. आणि हे विद्यार्थी ना ह्यांच्यासाठी एक वेगळा आदिवासी मुलांसाठी एक वेगळा प्रयोग करून त्यांना देखील यांच्या बरोबरीला आणता येतं. पण इथं आपल्याला काय करायचं, अ आ ई आणि ABCD प्लस फक्त बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार त्यांचा सुरूचा 6 महिन्याचा अभ्यासक्रमच हा ठेवायचा. त्यांना इथून आहे ना मराठी वाचन पर्यंत. जी सर. तेव्हा आपण सिलेबस नाही शिकवलं काय करणार? हो ना. नाही सर. सायन्सचे चॅप्टर शिकवतोय हो त्यामुळे काय करणार? हो सायन्स जेव्हा सर आपण वर्गामध्ये समजा उदाहरणार्थ शिकवतो, तर जसं आता आपण मराठीमध्ये संवाद करतोय, तर विज्ञान शिकवताना पण मुलांसोबत मराठीतच संवाद केला जातो ना इथे, राईट? हो मराठी, म्हणूनच मराठीतच. जी. तर विज्ञान आहे ना त्यांना पेपरला नाही बसवायचं, कारण पेपर देऊन पण तो कागदच वाया जाणार आहे, हे वाया होणार आहे. आणि हो तर पण त्यांना वर्गात बसू द्यावं विज्ञानमध्ये. त्याला डोक्यात हे बसतं की अरे हा एक सूर्य असतो, सूर्यमाळा असते, पृथ्वी गरगर फिरत असते, चंद्र फिरत असतो, हे फक्त कानावर पडतंय. हिस्ट्री आणि जिओग्राफीच्या इतिहासाच्या क्लासमध्ये त्याला ह्याकरिता बसू द्यावं की काहीतरी कानावर पडतंय फक्त. पण हा पेपर त्यांचे वेगळे हेच झाले पाहिजे फक्त. हो नाहीच समजणार ना, कारण ते जेव्हा आपल्याकडे आले तर हो कारण ते जेव्हा आपल्याकडे आले तर त्यांना अगोदर हेच येत नाहीये 32 गुणिले 96, तर त्यांना आपण 1/3 + 4/5 देऊन फायदाच नाहीये काही, हे लवकर गुणाकारच येत नाही. तर आपण सुरूचे 6 महिने कोर्स असा असला पाहिजे की 1, 1.5, 2, 3 महिन्यात आपल्याला अ आ ई आणि ABCD आणि वर्ड पक्के करून घ्यायचे. हा 6वी मध्ये त्यांचा सुरूचा 6 महिन्याचाच अभ्यास हा असावा की त्यांना न्यूजपेपरचं तुटट वाचन कसं करता येणार इतकं त्यांना आपण 6 महिन्यात डेव्हलप करायचंय त्यांना. ठीक आहे, महाराष्ट्र हे त्यांना 6 महिन्यात आलं पाहिजे. आणि त्यांना फक्त गणिताच्या 4 गोष्टी आल्या पाहिजे, 2 अंकापर्यंत. 2 अंकी गुणाकार आले पाहिजे, भागाकार तर ठीक आहे सुरूला नाही पण आला तर बेरीज आणि वजाबाकी. हो सर. हो नाही बघा. ज्यांचा गणिताचा पाया कच्चा राहिला सर ते दुसरे विषय विचार नाहीच होऊच शकत नाही. आणि इंग्रजी आणि मराठी जर नाही आलं तर इंग्लिश नाही आली तर मग गेलं सर. हो सर, आपलं 6 महिने त्यांचा करिक्युलमच शक्यतो हा असावा आल्यानंतर. जी, कारण इतर विषय शिकून फायदा नाही होणार आहे. आणि हो सर. हा मला सेम गावात मला झालेलं आहे ना सुरूला 1 वर्ष 2 वर्ष हे सगळं बघितलेलं आहे ना मी. आणि एक आहे की सर ते आपल्याला जे सुरूच्या 6 महिन्यात हे फार कंपल्सरी त्यांना शिकवायचं फोनिक्स, की हे आहे ना हे असं AEEE लिहून आई, ठीक आहे. मग त्यांच्या समोर खो, हे आपल्याला फार के खो. हा बिलकुल. आणि ते तर संडे मंडे ट्यूसडे जानेवारी फेब्रुवारी ते तर पाठच करून घ्यावं लागतं त्यांच्याकडून, वारंवार लिखाण करून 4 लाईन मध्ये लिहूनच करून घ्यावं. हाच करिक्युलम. नाही स्क्वेअर पण नाही ना सर. म्हणजे फक्त मराठी इंग्रजीचे शब्द आणि मराठीचे वाक्यापर्यंत आणायचे 6 महिन्यात त्यांना तुटत. बिलकुल लिहिता आली पाहिजे, लिहिता आणि वाचता आली पाहिजे. आणि गणितामध्ये हे काम सातत्याने चालू ठेवायचं 2 अंकीपर्यंत. त्यांना 2 अंकी ऍडिशन बेरीज आलीच पाहिजे, 2 अंकी वजाबाकी आलीच पाहिजे, हा हातचा काढता आलाच पाहिजे. हे फक्त एक गुणाकार भागाकार नाही सॉरी सुरूला 6 महिन्याला. जी सर. You start your lecture at that time, you are here that when students went for the hostel, येस सर. so they distract from the home. हा It's just like the same happen in our school. When they live in our school, we have too much. that any of the 6th curriculum that is being presently used, म्हणजे अभी जो भी 6th का करिकुलम है all of that should be scrapped. मतलब अभी अगर आप उनको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये ज्योग्राफी है, ये है, तो सब खत्म, बंद सब. 3 घंटा मराठी, 3 घंटा अंग्रेजी और 3 घंटा गणित, यही रहना चाहिए 6th के बच्चों को. वही इनटेक में. एंड वंस दे गेट अ कमांड ओवर लैंग्वेज ना सर,
इवन इफ दे वेंट बैक टू देयर एरियाज, तो उधर अगर ऐसे मराठी में भी लिखा है, ठीक है, वो उनके घर वालों को पढ़ के बताएंगे कि आपले सौख्य आपल्या विचारांवर अवलंबून असते, है ना, ये वो बताएंगे, उनके घर वालों को आश्चर्य होगा, राइट। और समर में फिर एक होमवर्क उनको दे सकते हैं कि 6th की जो तुम्हारी मराठी की किताब है, घर पे जाके पूरी किताब लिख के लाना, यही, और तो क्या करेंगे, इंग्लिश की पूरी किताब 2 बार लिख के लाना, बिजी रखना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा ये, हाँ, टेबल लिख के लाना, हाँ ये। और वो आई एम श्योर कि देखो, मैं भी जब छोटा बच्चा था, स्कूल में से होमवर्क मिलता था कि 1 से 50 तक टेबल लिख के लाने हैं, आपको 10 निबंध लिख के लाने हैं, तो वो पूरा उन्हाड़ा तो मैं, हाँ, पूरा समर में तो मैं कुछ करता नहीं था, लेकिन लास्ट के 4 दिन में स्कूल चालू होने के पहले सब बैठ के खत्म करता था सारा। आई थिंक तो ये बहुत सेशन बात याद आ गई, क्योंकि उम्र में भले ही बहुत कम है अंकल जी, बट कमिटमेंट की वजह से देखिए क्या लेवल है, कैसे सोच है, क्या है, बहुत मैच्योर्ड सोच है। पीएन शेषन साहब आईएएस थे, बाद में इलेक्शन कमिश्नर भी बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक बार मिसेस के साथ जा रहे थे और रास्ते पे कोई बेचने वाला बंदा था, ओपन बच्चा था और ऊपर एक घोंसला था, और घोंसला मैडम को पसंद आ गया, वो चीज़ जो लेनी थी वो तो छोड़ के वो पसंद आ गया। तो उस बच्चे से पूछा मैडम, ड्राइवर को बोला कि वो घोंसला है, बच्चे से पूछो कितने का दे देगा। तो ड्राइवर ने पूछा घोंसला, बोला साहब वो बिकने के लिए नहीं है। और वापस आया तो मैडम ने बोला अरे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए तो पूछ लो। ड्राइवर को फिर जवाब मिला इसका मोल नहीं होगा, ये बेचने के लिए है ही नहीं। फिर वो मैडम ही गई, अरे भैया दे दो, तुम्हें 100 की जगह 200 400 क्या चाहिए दे दो। तो नहीं वो बेचना नहीं है मैडम मुझे, बाकी ये जो लेना है, बाकी कुछ लेना है तो दे दो। तो पीएन शेषन साहब खुद आ गए, बहुत टाइम हो गई वहाँ पे। तो बोला अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है, दे दो, तुम तो चीज़ें बेच ही रहे हो। बोला साहब वो नहीं बेचना है, अंडे है उसमें, और बच्चे जो गए हुए वापस आएंगे तो ये घोंसला नहीं दिखेगा उसको, और फिर इनकी मदर भी परेशान हो जाएगी, तो बच्चे तो गुम हो जाएंगे। तो पीएन शेषन साहब की अपनी किताब में ये चीज़ें हैं कि मुझे उस दिन लगा कि मैं, मेरी क्या पढ़ाई हुई, इसके मन में जो विचार आया वो मेरे मन में क्यों नहीं आया। एक आईएएस पूरी सर्विस के बाद इलेक्शन कमिश्नर बने और एक इतिहास रच के गए, लेकिन ऐसी चीज़ें आज थोड़ी सी महसूस हुई। आप बहुत लंबा चलोगे जीवन में कि हमारे किसी भी चीज़ में हम परिपूर्ण कभी नहीं होते। जब आप बता रहे थे कि केयर, हमारे टीचर्स केयर करते हैं, लेकिन उसमें हम और ज़्यादा थोड़ा सा वो चीज़ आ सकती है कि 24 आवर्स बच्चे अपने पास हैं, सोल्यूशन हमें ही ढूंढना है। जब कुछ जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं, हम बहुत बार बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, बच्चों को मैथ नहीं आता। अभी इस बार हमने एंट्रेंस भी टफ की, एंट्रेंस से फिल्टर भी हुआ है। आज एक 6 का, पिछले साल भी 6 के कुछ बच्चे बहुत ब्राइट मिले, आदिवासी बच्चे भी, और इस बार भी कुछ बच्चे अच्छे हैं, सारे तो नहीं, बट ये चीज़ें अभी सोल्यूशन की तरफ ही जा रहे हैं हम। और एक्स्ट्रा जो शाम को क्लासेस चल रही है, एक स्पेशल पीरियड, इन चीज़ों का सबके लिए तो हो नहीं सकता, वो भी हो रहा है। लेकिन आज इस क्लास के बाद कि सक्सेस कैसे आ सकता है, मॉक टेस्ट बढ़ाना है, पढ़ाने के तरीके में शायद बदलाव लाना पड़ सकता है, थोड़ा अटैचमेंट लानी पड़ सकती है, ये चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने लायक है। और मुझे लगता है कि आप अकेले और विथ पेरेंट सपोर्ट, थोड़ा बहुत आपको जो भी लोग मदद कर रहे हैं, इतना बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम भी इस स्कूल में बहुत चैलेंजेस है, बच्चे बहुत रूरल बैकग्राउंड के, आपके पास शायद पेरेंट्स ला रहे हैं बच्चे को, हाँ, तो हो सकता है वो पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज है। हमारे पास सब कुछ पेरेंट का रोल भी टीचर्स नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आज का जो टेक अवे है, फर्स्ट भी आई थिंक एक एक्स्ट्रा जो धार उस दिन हमने सुनी थी, वो दूध वाली धार, एक्स्ट्रा वाली धार अभी हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, अभी हम एक्स्ट्रा वो करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट बढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप का एक पैटर्न बनाएंगे, होमी बाबा का पैटर्न बनाएंगे। आपने सही बोला कि हो सकता है सक्सेस नहीं आएगा, लेकिन ये बच्चा तैयार हो रहा है, आगे 10th और 12th के लिए तैयार हो रहा है, ये पता नहीं कौन सी एग्जाम आगे क्रैक करेगा, अभी तो जस्ट लेवल बढ़ रहा है उसका। और मुझे लगता है कि हमारे कुछ बच्चे अभी ठीक ठाक है, जो होमी बाबा और स्कॉलरशिप में आज आपने इंटरेक्शन भी किया। बट लास्टली आई वुड लाइक टू से कि बहुत कुछ सीखने लायक होता है, अपने से छोटों से भी, उम्र में छोटे हैं लेकिन आपसे हमने बहुत कुछ सीखा आज। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो आप खो जाते हो, मुझे पता नहीं टाइम क्या हुआ है 240,
तो इससे पता चलता है, ये नीचे भी जब बच्चों से बात कर रहे थे, ये चीज़ अलग है, ये खरीद के नहीं मिलेगी, ना किसी जॉब की तनख्वाह से मिलेगी। तो आप ब्लेस्ड हो कि इतना नेचुरली आपके पास है, और आज आपने इतना टाइम दिया। मैंने बोला था कि थोड़ा सा टाइम, आपने बोला नहीं मुझे बच्चों से भी मिलना है, टाइम नहीं है इनके पास, बहुत ज़्यादा बिजी है बच्चों के साथ, तो इतना टाइम दिया, इससे पता चल रहा है कि आप कितने पैशनेट हैं। हमारी ओर से भी कुछ मदद आपको चाहिए तो हम करेंगे, और स्कूल के साथ बहुत नज़दीक है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच बीच में हम इनको बुलाएंगे और स्कॉलरशिप के बच्चों को डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मम्मी पापा के बच्चे, कुछ मॉक टेस्ट आपसे लेंगे हम, ठीक, और वो टेस्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। मेरे पिछली बार आपको पेपर देखा था, 40 पन्नों का पेपर 6th के क्लास के बच्चे के लिए जब ये पेपर बनाते हैं, तो मेहनत से ही पता चलता है कि ये देश का भविष्य बना रहे हैं, कल के साइंटिस्ट बन रहे हैं इनसे, कल के लीडर बन रहे हैं, कल के ऑफिसर्स बन रहे हैं इनके। और सबसे अच्छी बात वो तो होगी स्कॉलरलीनेस, लेकिन जो गुडलीनेस, वैल्यू सिस्टम, आप वो वैल्यू सिस्टम भी दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है वो ठीक है, कल IAS बने, इंजीनियर बने, क्या बने, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा आपका वो वाला एंगल मुझे लगता है, तो ऐसा ही आप काम करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे लगता है एक राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज